मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, मैं सोच रहा था इसके में प्रैक्टिस करूँ या जॉब करूँ, तो वंस एंड फॉर ऑल मैंने डिसाइड कर लिया दिस इज़ द प्लेस आई वांट टू बी इन। और जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का जो डिफरेंस है किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में, वो एलोकेशन का है। बिग आई ओपनर फॉर मी। द नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस 10 years। मार्केट जो रियलिटी से कम बढ़ता है, परसेप्शन से ज्यादा बढ़ता है। टेक्निकल आपकी वॉच लिस्ट को 6000 से 50 पे ले आएगा, फिर आप फंडामेंटल लगाएंगे, दोनों को लगाएंगे, देन यू विल हैव एक्सप्लोसिव रिटर्न्स। आपको एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मिल जाए, आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर। ऐसी कंपनी को अगर मुझे टेक्निकली स्क्रीन करना हो तो मुझे कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? 5-6 चीजें हैं, एक आंसर नहीं। जो फास्टेस्ट मल्टीबैगर्स होते हैं वो कमोडिटीज में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको नया सिस्टम नहीं चाहिए, नया स्क्रीनर नहीं चाहिए, नया सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका माइंड का जो बैंडविड्थ है उसको चेंज करना है। P&L को प्रॉफिट एंड लर्निंग कर लो आप। अदरवाइज आप जैसे ही स्टॉप लॉस बोलते हो ना, तो लॉस है ही नहीं। स्टॉप एंड लर्न। अब तक आपका सबसे बेस्ट रिटर्न कौन से स्टॉक ने दिया और कितना टाइम पे रिटर्न दिया? नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट देख रहे हो तो फिर आप ये वीडियो मत देखना, आपके 2 घंटे लाइफ में बच जाएंगे। बट हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर प्रोसेस को समझ के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात समझना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और आज के वीडियो में हमारे साथ है, हमारे जो गेस्ट है वो है डी प्रसाद जी। सर को मार्केट में ऑलमोस्ट 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आज सर ने हमारे ये ऑलमोस्ट 2 घंटे वाले वीडियो में शेयर किया है। मेरे लिए तो ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल था। मेरी लाइफ का ये सबसे आप बोल सकते हो कि एक बेस्ट वीडियो बना है। और अगर आप मेरी मेथड को जानते हो और अगर आप मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को समझते हो तो आप ऐसा समझ लेना कि इसमें ये एक अपग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे डी प्रसाद जी ने ऑलमोस्ट 20 से 18 मॉडल मुझे ऐसे बताए हैं जिसमें एक मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे बनते हैं ना, वो यहाँ पे हम लोग को उन्होंने पूरा प्रॉपर डिटेल में समझाया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि अगर आप कोई शॉर्टकट देख रहे हो तो ये वीडियो देखना ही मत, आपके 2 घंटे बच जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट पे। और आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वेलकम सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट मास्टर्स इन वन। थैंक यू विजय जी। सर, मैं आपसे मिला था एक इवेंट में और वहाँ पे आपने एक मेथड के बारे में डिस्कस किया था जो मल्टी बैगर स्टॉक्स के रिलेटेड था। और मैं वही दिन आपसे इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि आप जो बोल रहे थे ना मैं वो चीज़ अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। बट आपने समझो मैं जो 10% फॉलो कर रहा हूँ, आप उसमें 90% और एडिशनल चीज़ें बता रहे थे, विच वॉज लाइक मेरे लिए अपग्रेड करना हो जाएगा। तो मैंने वही दिन डिसाइड कर लिया था कि जब भी मौका मिलेगा मैं सर के साथ एक इंटरव्यू ज़रूर बनाऊंगा। और सर आज हम लोग यहाँ पे उसी के लिए है। सर, मैं आपके ये मेथड के बारे में सुनना चाहता हूँ, बट उससे पहले मुझे आपकी जर्नी के बारे में समझना है कि आपने ये यहाँ पे कैसे शुरुआत किया और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। इट वॉज द ईयर 1989। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। फाइनल के मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए थे, बट जस्ट देने के करीब 2 महीने पहले मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट एक्टिवेट हो गया। बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर रिटायर हुए थे, उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ प्रोविडेंट फंड्स के पैसे मिले हैं, इसको बताओ मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो एक उसे लक कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं मेरे लाइफ का। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ 1000 रुपये दिए और उन्होंने बोला इसको इन्वेस्ट कर लो। तो 1000 रुपये में मेरे को ये भी नहीं पता था क्या करना है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस भी नहीं पता था। बट थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा इधर उधर फ्रेंड से बात किया, तब पता लगा कि गुजरात नायलॉन का एक IPO इशू आ रहा है। ओके। तो गुजरात नायलॉन में मैंने पब्लिक इशू में लगा दिया वो 1000 रुपये। उसमें दैट वाज द मिनिमम एप्लीकेशन साइज़। और फॉर्चुनेटली 2 महीने में मेरे को अलॉटमेंट मिल गई और उसका लिस्टिंग हुआ 60 रुपीज़ पे एंड फाइनली वो 150 रुपीज़ गया। तो जो मेरा पैसा था 15 टाइम्स इन 3 to 4 months हो गया। ओके। इट वॉज अ बिग आई ओपनर फॉर मी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूँ या जॉब करूँ। बट एक बार जब मैंने देखा कि 3 महीने के अंदर मेरा पैसा 15x हो गया है, तो वंस एंड फॉर ऑल मैंने डिसाइड कर लिया दिस इज़ द प्लेस आई वांट टू बी इन।
तो इमीडिएटली फिर मैंने सीए से अपना फोकस हटा लिया। इवन तो सीए का सिर्फ एक ग्रुप बचा था मेरा, इंटर के दोनों ग्रुप हो गए थे, फाइनल का एक ग्रुप हो गया था। बट वंस मेरे को एक डायरेक्शन मिल गया कि ये इस कैरियर पाथ में मैंने जाना है, तो उसके बाद मैंने जितनी R&D इसमें कर सकता था, जितने उन दिनों मैगजीन्स आते थे, जितने न्यूज़पेपर्स आते थे, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स, डिलीजेंटली उनको प्रोसेस पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे ग्रैंडफादर को फिर मैंने बोला, देखो आपका मैंने पैसा 15x कर दिया, आप मेरे को और फंड्स दो। तो उन्होंने कुछ और फंड्स दिए, कुछ मेरे पेरेंट्स ने फंड्स दिए। उसी फंड्स को धीरे धीरे इन्वेस्ट करके, रोटेट करके धीरे धीरे मेरी वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। और उस जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स हुए, बट ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स मेरे को एक क्लैरिटी आ गई कि अब इस पाथ पे कैसे बढ़ना है। तो मैंने सीए के पाथ पे जाने के बजाय इन्वेस्टमेंट वाला पाथ स्टार्ट किया, और फॉर्चुनेटली मेरे को एक अच्छा जॉब मिल गया जो एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से मैं उनकी कंपनी में एंटर कर गया और उनसे किसी ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा था। उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा और उन्होंने बोला बैठ जाओ। उनके एक फ़ोन आ गया, और जब उनके पास फ़ोन आ गया तो कोई उनसे एसआर स्टील के बारे में कुछ बात कर रहा था कि एसआर स्टील में कल स्पॉन्ज आयरन के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो ये खुलना चाहिए। और फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते थे, एक दिन पहले मैं उनसे मिल के गया था। और वहाँ उनके ऑफिस में मैं सुन रहा था कि स्पॉन्ज आयरन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कैसे स्टील एसआर स्टील को कितना फ़ायदा होगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और ये जो प्राइस इंक्रीज आया है कितना बॉटम लाइन में आएगा। तो वो जस्ट एक वर्किंग करके बात कर रहे थे कि स्टील अथॉरिटी को कितना फ़ायदा होगा, जिंदल को कितना फ़ायदा होगा, एसआर स्टील को कितना फ़ायदा होगा। जैसे ही इन्होंने फ़ोन रखा मैंने बोला आप एसआर स्टील ले लीजिए क्योंकि उसको इतना इतना फ़ायदा हो रहा है, स्पॉन्ज आयरन के प्राइसेस बढ़ गए और ये फ़ायदा होगा। एंड ही वॉज रियली जैप्ड कि आई कुड रील आउट ऑल द नंबर्स राइट, कि इतने प्राइस इंक्रीज से इतना अर्निंग्स बढ़ेगा उनका। और मैंने बोला आप एसआर स्टील ब्लाइंडली ले लीजिए। एंड वो इतने इम्प्रेस हो गए तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू डू अ जॉब विथ मी। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। एंड फॉर्चुनेटली जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, डेस्टिनी ने मेरे को वहीं एक जॉब दिला दिया। एंड एट दैट टाइम आई नीडेड सम रिसोर्सेज टू डू माई रिसर्च। सारे मैगजीन सब्सक्राइब करने थे, सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने थे, और ये सब रिसर्च के लिए टाइम चाहिए था, और बिना जॉब के पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे को जॉब भी वो मिल गई जो मेरा पैशन था। तो जो सारी जो रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है एक तरीके से मेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, और वही कंपनी में बैठ के रिसर्च करने लगा। एंड दैट वाज अ पीरियड फ्रॉम 89 to 92 वाज अ गुड बुल फेज। आईपीओ मार्केट बूम में था, सो आई मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट वाज नाउ माई पाथ बिकेम वेरी क्लियर। एंड फिर बाद में मैंने सीए 2 साल या 3 साल के गैप के बाद सीए फिर कंप्लीट किया, बिकॉज कंप्लीटिंग सीए वाज ऑल्सो अ वेरी बिग ड्रीम फॉर माई पेरेंट्स। माई फादर वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अपनी प्रोफेशनल डिग्री तो कंप्लीट करो। बट सीए स्टॉक मार्केट में जो किक मिलता है पैसा बनाने का, वो इतना स्ट्रॉन्ग किक था कि स्टॉक एनुअल रिपोर्ट्स तो पढ़ लेता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता था, मगर सीए का जो फाइनल का एक ग्रुप था उसके पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। बट अल्टीमेटली ही वॉज वेरी वेरी क्लियर, सो आई टुक अ 2 months लीव, completed my CA, and then the path began. And after that, for around 10 years, I worked as head of research in different brokering companies in Delhi. So Delhi में research की opportunities ज़्यादा नहीं थी. And by 96, I decided I had to venture on my own. So 96 में one fine day I quit my job. जो trigger था, I read a book called Trading for a Living by Dr. Alexander Elder. So उसका जो starting paragraph था, you can live anywhere in the world, you can be free, you can be independent, you have no boss, you have a 5-day week, you can take holidays whenever you want, and you can make the amount of whatever amount of money. And he gave a very, in Indian context those days, for example, what an engineer or a doctor or a chartered accountant could do, maybe say he was be earning 50,000 rupees a month. In 1990 50,000 was a very very decent salary. तो उन्होंने बोला कि 50,000 यदि आपको बनाने हैं, your 20 trading days, so approximately you have to make 2,500 rupees per day, and that makes 50,000 per month. And you don't have to slog for 9 to 9 job and have a boss and have a very regimented life, because आप job कर रहे हैं तो you have lot of restrictions. Whereas if you are a trader on your own, उन्होंने बल्कि मार्केट होती थी 12 से 2 की, तो 2 घंटे में यदि आप 2,000 रुपये बना लेंगे तो आप महीने में जो एक सैलरी मिलती थी, and 50,000 in 89-90 was a very big salary. So I used to make that much of amount of money very easily. So that really, I mean, excited me so much that I left everything and started the journey of investing. It was a very fascinating journey for 35 years. Lots of ups and downs, but every
टाइम द लर्निंग का वो सो गुड कि मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया कि एंड में यू टू हैव अ मेथड टू मेक मनी. सो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. उस वहाँ से आज तक मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 700-800 किताबें होंगी. और एटलीस्ट मैंने सारी किताबें एक बार पढ़ ली, कुछ किताबें 2 बार पढ़ी, कुछ किताबें 10 बार पढ़ ली, कुछ किताबें 20 बार पढ़ ली. तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी बिगैन. सर ये बहुत ही आप मुझे बोल रहे हो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज आप जो जर्नी आपने अभी तक कंप्लीट की है ना, शायद वो जर्नी की शुरुआत में मैं अभी हूँ. तो सर जैसे आपने बोला कि आपको शुरुआत में ही आपने आईपीओ भरा और आपने वहाँ पे एक मार्केट का पावर देख लिया, तो आपकी शुरुआत तो इन्वेस्टमेंट से ही हुई थी. और फिर और आगे आपने कैसे, जैसे ये मल्टी बैगर वाला जो पॉइंट है उसको आपने कैसे डेवलप किया, क्योंकि वो टाइम पे तो टेक्निकल एनालिसिस इतना था नहीं. तो फिर आप ये जो अभी कर रहे हो मल्टी बैगर स्टॉक्स को, आई नो कि आप जो स्पॉटिंग है वो ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे करते हो, और फिर अगर उसके अंदर कुछ होता है तो आप उसमें फंडामेंटल्स भी ऐड करते हो. तो ये वाला एंगल कैसे आया सर आपकी जर्नी में? सी एक्चुअली मैंने स्टार्ट फंडामेंटल से किया था, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year आई रियलाइज्ड टेक्निकल्स इज अ इक्वली पावरफुल टूल, बिकॉज आई डिडंट हैव टू मच ऑफ मनी. एंड जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता और आपने उसी को इन्वेस्ट कर लिया, सो वेयर डू यू गेट योर इंक्रीमेंटल कैपिटल फ्रॉम? सो दैट एलेक्जेंडर एल्डर्स बुक ओपन माई आइज, एंड बाई 96 NSE हैड ओपनड. तो NSE जैसे ही ओपन हुआ तो आपकी एक तो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ गए, एंड ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया. एंड उस बीच तक मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए थे, और मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग इज़ अनदर वे टू मेक शॉर्ट टर्म मनी इन द मार्केट. जैसे क्रिकेट में आपके 3 फॉर्म्स होते हैं, T20, 1 day, 5 day. सो मेरे हिसाब से 5 day इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, T20 इज समथिंग लाइक अ इंट्राडे, एंड 1 day इज समथिंग लाइक अ स्विंग ट्रेडिंग. सो आई हैड 3 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स कि जो मैं इंट्राडे में बनाऊँ और जो मैं 1 day में पैसे बनाऊँ स्विंग ट्रेडिंग में, उसका मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ. सो आई हैड 2 वेरी different compartments. At the same time I could be bullish on Tisco for a long term, and I could be bearish on Tisco for a short term. So ये 2 streams of मेरे thoughts थे, and उनका combination मैंने blend किया. Why not use normally investment के लिए fundamentals use करते हैं, trading के लिए technicals use करते हैं. Correct. So and I started feeling कि why not blend them together. So one of my, and by time 94, 95, I think technicals had caught up fancy in a very very infancy stage. कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, बुक्स तो मैंने काफ़ी पढ़ ही लिए थे, एंड दोज वर वेरी कॉस्टली बुक्स, तो कहीं ना कहीं फ़ोटोकॉपी मिल जाती थी या किसी फ्रेंड के पास होती थे. तो ये बुक्स मैंने पढ़ी, और धीरे धीरे मैंने इनका ब्लेंड करना स्टार्ट किया. एंड फंडामेंटल्स में एक लिमिटेशन मैंने देखी कि मैं कितने कंपनीज ट्रैक कर सकता हूँ, बिकॉज एक कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, एक कंपनी का P&L देख के आप एनालाइज करो तो यू टेक 2 days, एटलीस्ट पूरा एक दिन लग जाता था. तो मैंने सोचा कि टेक्निकल से स्क्रीन करके व्हाई नॉट क्रिएट अ स्मॉल वॉच लिस्ट. जो 2,000 कंपनीज लिस्टेड है, उनमें से कौन से 100 कंपनी है जिनमें पोटेंशियल है अच्छे ग्रोथ आने का. तो उसकी स्क्रीनिंग और टेक्निकल बिकेम अ वेरी इजी थिंग फॉर मी. एंड जितना मैंने टेक्निकल लिटरेचर पढ़ा, मैंने रियलाइज किया कि टेक्निकल्स गिव्स यू द इनिशियल इंडिकेशन. तो टेक्निकल से आप इनिशियल इंडिकेशन मिल जाता है आपको कि ये इस स्टॉक में कुछ हो रहा है. वो क्या हो रहा है वो आपको फंडामेंटल से ढूंढना है. तो वहाँ बैलेंस शीट देखें, कंपनी के मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखें, और उन दिनों इतने न्यूज़ चैनल्स तो थे नहीं, सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया था. प्रिंट मीडिया में आपको इंटरव्यूज़ मिल जाते थे. तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे फंडामेंटल पे फोकस करना शुरू किया और उसको टेक्निकल से ब्लेंड करना शुरू किया. सो स्टार्टिंग पॉइंट वाज टेक्निकल बट एंडेड विद फंडामेंटल, और इट कुड बी फंडामेंटल को अच्छा लग गया, उसको टेक्निकल पे चेक कर लिया. सो मैंने देखा है कि आप यदि ब्लेंड करते हो, द रिटर्न्स आर वेरी वेरी गुड. नॉर्मली पीपल आर वेरी वेरी रिजिड, या तो वो फंडामेंटलिस्ट होता है एंड ही इज एंटी टेक्निकल्स, या वो प्योर टेक्नीशियन होता है, वो इज एंटी फंडामेंटलिस्ट. हमें 2 पैर दिए हैं तो वी कैन वॉक ऑन बोथ लेग्स. व्हाई टू स्टैंड ओनली ऑन 1 leg? Correct. सो व्हेन यू वॉक ऑन बोथ लेग्स एंड यू जस्ट स्टैंड ऑन 1 leg, यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ द सेकंड लेग. तो आपको 2 टूल्स हैं, दोनों टूल्स को ब्लेंड करके यूज करना है. दोनों के अपने लिमिटेशंस हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं. वो मैं बाद में बताऊंगा जो लिमिटेशंस है और जो एडवांटेजेस हैं. सही आपने सच बोला कि कोई फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो टेक्निकल वाले नाम से चिढ़ जाते हैं, और कोई टेक्निकल वाले होते हैं वो फंडामेंटल्स को उल्टा भला बोलते हैं. बट मुझे पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप दोनों में से क्या स्पेशल चीज़ है वो लेके अपनी लाइफ में ऐड करके आगे चलिए.
ये करने से कुछ नहीं होगा कि ये सही है वो गलत है। एंड में जो मेरा पैसा बनेगा वो उसमें लिखा तो होगा नहीं कि नोट पे कि टेक्निकल से बना है फंडामेंटल से बना। तो बट इसमें जो फ़र्क मैं बता दूं, फंडामेंटल्स यदि जोड़ लेते हैं आप टेक्निकल्स के साथ तो आपको कन्विक्शन मिलती है बड़ा बेट लेने के लिए। करेक्ट। टेक्निकल से आपको डायरेक्शन मिल जाता है, आपको ट्रेंड मिल जाता है, आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है, आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, आपको वो स्टॉप लॉस पॉइंट भी मिल जाता है जहां आप गलत हो। बट जो एलोकेशन है, कितने शेयर लेने, आपको 3 ब्रेकआउट हो रहे हैं, किसमें स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट है वो आप सिर्फ प्लेनली टेक्निकल से नहीं बता सकते। यदि उसमें आप फंडामेंटल जोड़ लेते हो तो आपको ये पता लगता है कि इस ब्रेकआउट का जो पावर है बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटल सबसे बड़ा जो हेल्प करता है आपको एसेट एलोकेशन में करता है कि आप 100 शेयर ले, 1000 शेयर ले, 10,000 शेयर ले, 1 लाख शेयर ले। और जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का जो डिफरेंस है किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में, वो एलोकेशन का है। आप जैसे राकेश झुंझुनवाला जी का लाइफ का स्टडी कर लीजिए, मधु केला जी का देख लीजिए, सुनील सिंघानिया जी का, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट गुरुज हैं, सब में ने खास क्या किया, उनके बल्कि 30 या 40% शेयर से सक्सेस हुए होंगे, बट जो 30-40% सक्सेस थे उनमें उनकी एलोकेशन इतनी ज़्यादा थी कि उनके पोर्टफोलियो में एक मीनिंगफुल डिफरेंस मिला। करेक्ट। तो सर अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आप मुझे आपकी मेथड बताइए, हमारे जो ऑडियंस है वो भी आपकी मेथड देखे और समझे कि दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट है और दोनों के फ़ायदे क्या है। यस सर। सो बेसिकली इट्स अ टेक्नो फंडा अप्रोच। सो हम फंडामेंटल के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, टेक्निकल्स के कुछ पॉइंट। तो मल्टी बैगर्स एक कंसेप्ट है जिसमें मल्टी बैगर्स पीटर लिंच ने सबसे पहले एक वर्ड डिराइव किया था, बिकॉज उनके करियर में सबसे ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ मिले थे उनके स्टॉक्स में। सो ही बेसिकली कॉइंड द वर्ड मल्टी बैगर। इफ नॉट कॉइंड, ही गॉट एसोसिएटेड विद द वर्ड मल्टी बैगर वेरी सुन इन इस जर्नी, बिकॉज जब मैगेलन फंड यूएस में उन्होंने चलाया था 10 साल के लिए, उसमें फिनोमिनल मल्टी बैगर स्टॉक्स मिले थे। तो मल्टी बैगर मीन्स स्टॉक्स 2x to 100x, मतलब 2 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स से लेकर 100x तक। तो सबसे बड़ा पैसा तभी बनता है जब आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिलता है, अदरवाइज 10-15% की नॉर्मल ग्रोथ से आपको कोई बड़ा पैसा नहीं बनता। करेक्ट। तो मल्टी बैगर में क्या, आपको एक विजन होना चाहिए फ्यूचर का, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हिम्मत होनी चाहिए खरीदने की, करेज टू बाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज पेशेंस टू होल्ड। खरीदना बहुत आसान है, रियल तकलीफ स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल स्टॉक को जो आपका फेवर में आ गया है उसको उस पॉइंट तक होल्ड करना जहां आपका एक मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएट हो। क्योंकि क्या है, स्टॉप लॉस स्टिल आदमी पर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स नहीं काटते कि उनको लगता है कोई चॉइस ही नहीं, मैं क्यों काटूं। बट आप यदि देखिए, आपने एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्ट कर लिया तो आप क्या लूज कर सकते हैं, 1x मल्टीप्लाई कितना, 2x 3x 4x 5x 10x भी हो सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो 20% भी आपने यदि मल्टी बैगर ढूंढ लिए, जो पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं 80-20 रूल, सो नॉर्मली किसी पोर्टफोलियो में देखें 20% ऑफ स्टॉक्स वुड हैव मेड इज 80% रिटर्न। राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, यदि आप 10 स्टॉक खरीदे, 2 या 3 मल्टी बैगर होते हैं, 4-5 आपके एवरेज विनर्स होते हैं और 2-4 लूजर्स होते हैं। तो मल्टी बैगर का सबसे खास बात यह है कि यदि वो 2 स्टॉक को आप उसकी जर्नी एटलीस्ट मोर देन 70-80% भी आप राइड कर लो, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव क्रिएटेड जनरेशनल वेल्थ। करेक्ट। सो इसमें 2 अप्रोचेस है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। फंडामेंटल में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ थीम्स या कुछ बिजनेस मॉडल्स या कुछ पैटर्न्स क्या होते हैं जो बेसिकली मल्टी बैगर का एक प्री रिक्विजिट होता है। अब जैसे नॉर्मल साइक्लिकल स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं होते, मल्टी बैगर होने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैंने देखी हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप हिस्ट्री जाके देखिए, आप पीटर लिंच की बुक पढ़िए और विलियम ओनिल की बुक पढ़िए, अब जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस यदि स्टॉक मार्केट में सीखना है, बुक्स पढ़िए। बिकॉज एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर, उसने अपने पूरी लाइफ की जर्नी यदि 200 पेज में 400 रुपए की किताब में लिख दी है, तो उससे ईजिएस्ट फॉर्म हमें कोई नहीं है सीखने का। तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े और कुछ 8-10 बुक्स जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़नी थी, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनफैक्ट रिपीटेडली एवरी ईयर मैं उनको रीड करता रहता हूँ, बिकॉज आपको हर बार एक नया एंगल दिखाई देता है, एक नई चीज नजर आती है। तो फंडामेंटल में तो कुछ एक थीम्स या बिजनेस मॉडल्स या पैटर्न्स होंगे, टेक्निकल्स में भी कुछ बेसिक पैटर्न्स हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, सारे डिस्कस इसलिए कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। और उन टेक्निकल पैटर्न्स में कुछ आपको सपोर्टिंग टूल्स और कुछ कंफर्मेटरी इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं।
तो ये दोनों, या कई बार होता है कि आपको फंडामेंटल से एक आइडिया मिलता है, आप टेक्निकल से कंफर्मेशन लेते हैं, कई बार आपको टेक्निकल के थ्रू एक आइडिया मिलता है, उसको आप फंडामेंटल से कंफर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज यदि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक राइड करके होल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट है, आपको इंडिया स्टोरी में बिलीव करना पड़ेगा। यदि आप इंडिया स्टोरी पे पेसिमिस्टिक हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। एंड लास्ट 30-35 साल की इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ने प्रूव किया है, चाहे आपके वॉर्स आ गए, चाहे जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब मार्केट गिर गई थी, कोविड एक क्लास केस है कि मार्केट गिर गई थी, बट जो आपने देखा होगा जो इंडियन गुरुज जो उन्होंने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को शेयर्स और ऐड करने के लिए यूज किया। सो इट वाज नॉट अ क्राइसिस, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर, बिकॉज आपको फंडामेंटली यदि 100 रुपए की चीज 20 रुपए पे मिल रही है, इट मेक्स मोर वैल्यू। टेक्निकली इट कुड बी अ रॉन्ग वे टू एवरेज इट डाउन, बट मैं एवरेज डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब शेयर नीचे आया, बेस बना, फिर ऊपर की जर्नी शुरू किया, उस पॉइंट पे खरीदना है। करेक्ट। जस्ट बिकॉज एक स्टॉक गिर रहा है आपको लेना नहीं है, स्टॉक गिरने के बाद हमको इस यहाँ एडवांटेज टेक्निकल का मिलता है, या वो पैटर्न्स का। फंडामेंटल वाले क्या करेंगे, यदि 100 रुपए की चीज 40 आगे ले लेंगे, वो 40 की चीज 10 भी आ सकती है। एक टेक्निकल एनालिस्ट क्या करेगा, 10 की चीज आके जब 10 से 15 का बेस बन जाएगा, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, वो बेस के बाद जब ब्रेकआउट होगा फिर लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन पे तो बाई कर रहे हैं, बट डिक्लाइनिंग स्टॉक जब ट्रेंड अपवर्ड पकड़ रहे हैं हम तब ले रहे हैं, तो हम टेक्निकल को जोड़ सकते हैं। तो यदि मैं इंडिया स्टोरी की बात करूं, और हमें हमेशा लगता है कि जैसे मेरे को लोग बोलते हैं ये तो मल्टी बैगर तुमने ढूंढ लिया, अब हमें कहाँ मिलेंगे। इनफैक्ट आप राधाकिशन दमानी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था, द नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस 10 years, एंड उसके बाद का 10 years इज स्टिल गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस 10 years। सो यदि लास्ट 30-40 साल में लेके हर लेवल लगता है कि अब बहुत हो गया, और उसके बाद भी मल्टी बैगर्स मिलते जाते हैं। और वो इसलिए है कि इंडिया एक इंडियन स्टोरी, पूरे इंडियन इकोनॉमी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया 2014 के बाद, जब से मोदी जी की नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरल एनिमल स्पिरिट्स को अनलिश किया है, और इंडिया की जो सारी जो पोटेंशियल था वो ओपन अप हो गए हैं। बेसिकली क्या है, इंडिया जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गया है, इट्स अ न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली कोविड के वक्त मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ने क्या किया, सब ने जो है फ्री का पैसा बांटा और अपनी बैलेंस शीट्स खराब कर ली, सब कंट्रीज में इन्फ्लेशन आ गई। वेरएज मोदी जी ने क्या किया, उस वक्त जहां जरूरत थी वहां फुड डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री पैसा दिया नहीं। जब फ्री पैसा नहीं दिया तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहा, और इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट्स है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा। एक टाइम होता था जब यूएस का इन्फ्लेशन 1% होता था और हमारा इन्फ्लेशन 7-8% होता था। अब हमारा इन्फ्लेशन 5% और उनका इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट हमसे 1 पॉइंट पे ज्यादा हो गया था। तो राइजिंग कंजम्पशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटाइजेशन एक थीम है जिसने इंडिया को, स्टोरी को जो आज ग्रो किया है, बिकॉज ऑफ mutual fund distribution, because of capital market expansion, because of more and more demat accounts being opened, more and more people participating in this journey। कितना कुछ चेंज हो गया है सर। जैसे मैं 2011 से ब्रोकिंग का बिजनेस करता था, तो पहले 50 साइन लगते थे, इतना बड़ा फॉर्म होता था। अब आपका अकाउंट 10 मिनट में खुल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन घर बैठे, और घर बैठे आपको कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को घर नहीं भेजना पड़ता। सो ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है, ये सिर्फ अकाउंट्स में नहीं हुआ है, आपके टेलीकॉम में हुआ है, आपके बैंकिंग में हुआ है, टैक्स में और भी हुआ है, टैक्सेशन में हुआ है, हर एंगल में ये तो ये जब होता है तो क्या है कि एफिशिएंसीज इंप्रूव होती हैं। तो जब एफिशिएंसीज इंप्रूव होती है, एंटरप्रेन्योर्स आके उसका फायदा उठाते हैं। आप कितने स्टोरीज, ये हम थीम भी डिस्कस करेंगे आगे कि मल्टी बैगर्स इसमें से कैसे निकलें। सो फर्स्ट चीज आपको ये समझनी है, यदि आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना है तो मैक्रो थीम इंडिया स्टोरी है। इंडिया स्टोरी पे आपको बुलिश होना पड़ेगा। छोटे मोटे हिकअप्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, कभी कहीं एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाएगा, कभी कोई वॉर हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इतने वॉर्स होने के बावजूद भी, अदरवाइज पहले कोई बिलीव नहीं करता था कि आप, यदि मैं बोलूँ कि रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल चलेगा, तो फर्स्ट इंडिकेशन तो मार्केट तो गया। अब क्या होता है कि मार्केट इतना स्ट्रांग है कि हर वॉर का जो प्रॉब्लम इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो डिप एक अपॉर्चुनिटी होता है। उसका रीज़न है, यदि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी और इंडियन कंपनीज अच्छा करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्टॉक्स अच्छा ना करें। तो जैसे कि फेमस मूवी डायलॉग है, अपना टाइम आ गया आएगा। इनफैक्ट इंडिया का अपना टाइम आ चुका है। करेक्ट।
और अपना ये जो टाइम है अगले 10 से 30 साल तक रहेगा, नेक्स्ट 2 डिकेड्स और डिकेड्स ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल्स में यदि हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी दो वे हैं। एक आप बैलेंस शीट, P&L, रेशियोज, नंबर्स पूरी एनालिसिस करें। एक थीमेटिकली एज्यूम करने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सेक्टर में क्या हो रहा है और ये स्टॉक में क्या हो रहा है, यदि आप अंडरलाइंग थीम समझ लें। तो वंस आपने एक टॉप डाउन मैक्रो थीम पकड़ ली, देन आपको यदि कंपनी की एनालिसिस फंडामेंटली इन डेप्थ भी नहीं आती, बेस्ट वे 2 लीडर पकड़ लो। यदि आपको लगा किसी एक कंसेप्ट के कारण PSU बैंक्स चलेंगे और आपको नहीं पता कि SBI बेस्ट है कि PNB बेस्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट है, तो लीडर कौन है? लीडर है SBI। यदि आपको लगता है कि टेलीकॉम की थीम बहुत अच्छी है, तो सिंपलेस्ट इज आप भारतीय टेली खरीद लो। सो बेस्ट है बिकॉज लीडर्स विल बी लीडर्स। एंड एक दूसरा कंपनी हो सकता है जो इमर्जिंग लीडर बने, वहां यदि आपको डीपर फंडामेंटल रिसर्च चाहिए होगा। बट यदि आपको, चूंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, उन्होंने फंडामेंटल्स पे ज़्यादा रिसर्च न की होगी, तो उनके लिए जो थीमेटिक स्टॉक पिकिंग आइडिया है ये बहुत ईजी आइडिया है, कॉमन सेंसिकल अप्रोच है। इनफैक्ट US में मेरे ख्याल से एक स्टडी हुआ था कि अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट को एक पोर्टफोलियो दिया। करेक्ट। और जो नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्कटल बट के थ्रू भी, ठीक है भाई मैं कॉलगेट पेस्ट बहुत यूज़ कर रहा हूँ, डेली एक्टिविटी जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा एयरलाइन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, कौन से होटल में ज़्यादा रह रहा हूँ, कौन सा आइटम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे उन्होंने स्टॉक्स पिक किए एंड दे वर स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द, बिकॉज कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इज अ नॉइज। ये बोलते हैं ना सर, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सो एक समझने की जरूरत है कि ईच मॉडल इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वंस यू फाइंड अ स्टॉक फिटिंग दैट आइडिया, देन आप डीपर रिसर्च करिए। अच्छा, ये हम मॉडल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके। बट एक बार ये आपने थीम पकड़ लिया, देन फंडामेंटली आप एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, कॉन कॉल रिपोर्ट पढ़िए, आजकल आप टीवी चैनल्स में हर मैनेजमेंट इंटरव्यूज फोकस करिए। जब आप, मैं मोस्टली देखता हूँ जब आप टेलीविजन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, वो क्या टिप दे रहे हैं, क्या बाई दे रहे हैं, वो एडवाइजरी क्या दे रहे हैं, उसको सुनते हैं। इसके बजाय आप मैनेजमेंट्स को सुनिए, और मैनेजमेंट जब भी आते हैं, जब मंदी होती है मैनेजमेंट, जब बेरिश फेज में मैनेजमेंट आके बोल रही कि मेरी इतनी ग्रोथ होगी 30% के नेक्स्ट 3 साल के लिए, लोग उसको इग्नोर करते हैं। लोगों को हमेशा चाहिए आज का कौन सा स्टॉक है। यदि उस वक्त आप मैनेजमेंट्स को सुनो, कई बार मैनेजमेंट्स ओपनली बोल के जाते हैं, हिंट दे देती है, हिंट दे देती है कि नेक्स्ट 3 साल में इतना टर्नओवर मेरा हो जाएगा। सर मैं एक कॉन कॉल में लाइव सुन रहा था, बैठा था तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो फ़ोन पे होता है। उसमें एक मैनेजमेंट के ये थे, CEO थे, उन्होंने बोला हमारा बेस बन गया है। अब इसको आप किस तरीके से लोगे? मतलब मैं तो इसको यही समझूंगा कि बिजनेस का भी बेस बन गया है और प्राइस का भी बेस बन गया है। और फिर मैंने देखा उसमें अच्छे मूव्स आ गए सर, बहुत सारे कम, मतलब बहुत क्वार्टरली बेसिस पे उस पर बैक टू बैक वो स्टॉक कभी वो लेवल के नीचे गया ही नहीं। तो ये आपने तब कर पाए जब आप बहुत सारे कॉन कॉल बैठे थे और आपको एक कॉन कॉल में एक मैनेजमेंट की तरफ से कुछ हिंट मिल गई। राइट। उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला था कि मेरा स्टॉक खरीद लो, बिकॉज वो ऑब्वियसली बोल भी नहीं सकते। इनफैक्ट यदि कोई मैनेजमेंट ऐसा डायरेक्टली बोलता है तो फिर मत खरीदिए। आपको ये देखना है कि कंपनी अपनी ग्रोथ क्या बोल रहा है। सी, आपका एक बड़ा सिंपल मॉडल आपको समझना चाहिए, कॉमन सेंसिकल मॉडल। यदि कंपनी ग्रो करेगी तो बाय डिफॉल्ट स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा, अनटिल अनलेस वैल्यूएशन उसके बहुत ही सुपर रिच हो। बट यदि बियर मार्केट के एंड पे या बुल मार्केट के स्टार्ट पे कोई मैनेजमेंट अच्छा आपका विजन देती 3 साल का, 4 साल का, जहां आपको लग रहा है कि 30% ग्रोथ हो रही है, वहां आपको, आप समझ लीजिए आपका स्टॉक फिल्टर तो हो गया। अब यदि आपको फंडामेंटली इतना भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप लीडर्स पकड़िए और टेक्निकल के बेसिस पे थ्रू एंट्री कर लीजिए। चेंज इन परसेप्शन। करेक्ट। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है, 2014 के पहले कोई बैंक्स खरीदता था तो सिर्फ HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक खरीदता था। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये कोई नहीं खरीदता था। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स कोई नहीं खरीदते थे। पब्लिक सेक्टर का जो मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सबसे बड़ा वेल्थ 2014 के बाद किसने क्रिएट किया है? गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन ही PSU स्टॉक्स में हुई है। तो जैसे ही मोदी जी ने आके परफॉर्मेंस ड्रिवन प्रोसेसेस बनाए, कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव किया, एफिशिएंसीज पे फोकस किया, अंडर परफॉर्मेंस पे प्रेशर बनाया और टारगेट्स दिए PSUs को, तो वहाँ क्या हुआ? मैनेजमेंट का परसेप्शन चेंज हो गया। और जैसे ही मैनेजमेंट का परसेप्शन चेंज हुआ, PSU स्टॉक्स में गवर्नमेंट वाज अ मैनेजमेंट, तो PSU स्टॉक, PSU बैंकिंग स्टॉक्स को क्या हुआ?
पीएसयू के स्टॉक्स को क्या हुआ, डिफेंस के स्टॉक्स को क्या हुआ, रेलवे के स्टॉक्स को क्या हुआ। रेलवे स्टॉक्स आई थिंक 10 साल में नहीं चले थे, डिफेंस स्टॉक्स 10 साल में नहीं चले थे, मगर पिछले 5 साल में ये 10-10, 15-15 गुने हो गए। तो क्या हुआ, परसेप्शन चेंज। इनफैक्ट मोदी जी पार्लियामेंट में बोल के गए कि पीएसयू स्टॉक्स का टाइम आ गया है। आप क्लोजली देखिए, उन्होंने ये नहीं बोला बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद लो, कैनरा बैंक खरीद लो, उन्होंने बड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट दिया, एंड दैट वन स्टेटमेंट हैड सो मच ऑफ डीप वैल्यू। ऑल दैट यू हैव टू डू इज जाके उन स्टॉक्स को फंडामेंटली देख लो या इवन टेक्निकली देख लो। एक बार आपको थीम मिल गया कि यस पीएसयू स्टॉक्स लेना है, एंड उन 5 साल में आई थिंक 19 to 24 एचडीएफसी अंडर परफॉर्म, आईसीआईसी अंडर परफॉर्म, एक्सिस बैंक अंडर परफॉर्म, एंड व्हाट डिड आउट परफॉर्म कौन से किए, सारे पीएसयूज। डिफेंस में मैज़ोगॉन टॉप 10 टाइम्स हो गया, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5 टाइम्स हो गया, आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन बढ़ गया, आपके कैनरा बैंक बढ़ गया, आपके रेलवे के स्टॉक्स बढ़ गए। तो जैसी चेंज इन परसेप्शन होता है, अब इनमें से कोई भी आप एग्जांपल खोल लीजिए, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आप चार्ट खोल के दिखाइए। ये जो मैं चार्ट खोल रहा हूँ सर, ये मंथली है। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, ये जैसे ही आप इसको अब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाए, और साथ में जो हम इंडिकेटर बाद में कवर करेंगे, एक आरएसआई करके एक बड़ा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, और मेरे ख्याल से हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और हर टेक्निकल एनालिस्ट को पता है। Correct. उसमें से मैं सिर्फ एक ट्वीक करता हूँ। बेसिकली आरएसआई इंडिकेटर के आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेशन दिखाता है, एंड बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि ओवरबॉट हो जाए 70 के ऊपर आप बेच दीजिए, 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाए आप बेच दीजिए, और ओवरसोल्ड है ले लीजिए। Correct. मैं इसको बहुत ट्वीक किया है, और इनफैक्ट कई एनालिस्ट लोग इसको बड़ा कॉमनली यूज ट्वीक है। आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को 70-30 के बजाय 60 and 40 कर लीजिए। ओके, मतलब आप बोल रहे हो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, आरएसआई की जो सेटिंग है, हाँ, उसको 60 और लोअर बैंड 40 कर लीजिए, कर देते हैं। दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगे। करेक्ट। अब आपको जब भी आरएसआई मंथली, सबसे पहले डेली में 60 के ऊपर जाएगा, फिर वीकली में 60 के ऊपर जाएगा, फिर मंथली में 60 के ऊपर जाएगा। अब आप वो स्टॉक्स ढूंढिए जिसमें डेली के ऊपर भी 60 है, वीकली के ऊपर भी 60 है, मंथली के ऊपर भी 60 है। राइट। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आप सपोज बॉम्बे से पुणे जाएंगे, हाँ, तो बॉम्बे से पुणे जाने की जर्नी सपोज 5 घंटे की है, हाँ, तो उसमें 2.5-3 घंटे तो बॉम्बे से बाहर निकलने में लग जाएंगे आपको। 100%। ठीक है, राइट। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वहां से पुणे आप एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। करेक्ट। तो बेसिकली क्या होगा, स्टॉक्स की एक्सरसाइज यदि इसी को हम देखें, तो जैसे ही हमारा वीकली 60 के ऊपर जाता है और मंथली 60 के ऊपर जाता है, हम एक्सप्रेसवे में घुस जाते हैं। ओके। हमारी गाड़ी एक्सप्रेसवे में घुस गई, अब हमारे पास ना तो रेड लाइट्स हैं, ना हमारे पास कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, ना हमें कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हमारी स्टॉक वहाँ से स्ट्रेट जर्नी होती है। तो जो मल्टी बैगर की जर्नी होती है, सपोज एक स्टॉक को 100 से 1000 जाना होता है, 100 से 200 तो लग जाएंगे उसको 3 साल, 200 से 400 लग जाएंगे 6 महीने से 1 साल, 400 से 1000 3 महीना। तो यदि आप किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स में एक छोटा सा ट्वीक कर लें, टेक्निकली आरएसआई का इंडिकेटर लगा लें नीचे, और देखें कि कब वीकली एंड मंथली में 60 का लेवल क्रॉस कर रहा है, और साथ में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। बड़े बेसिक्स हैं, वही कॉमन सेंसिकल अप्रोच है, इसमें कोई हाई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना। करेक्ट। साथ में आपको एक परसेप्शन मिल गया, कोई एक फंडामेंटल परसेप्शन मिल गया। हाँ। उसके फंडामेंटल में सपोज आपको मिल गया कि 2014 के बाद हमें पता लग गया कि पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। करेक्ट। तो आप पीएसयू स्टॉक्स की सारी लिस्ट बना लो, उनमें आप टेक्निकली स्कैन कर लो कौन से डेली वीकली मंथली 60 के ऊपर है, आपको शॉर्ट लिस्ट मिल गई। अब डिटेल में एनालिसिस करनी है तो आप बैंकिंग में प्राइस टू बुक देख लो, डिफेंस में ऑर्डर साइज देख लो, रेलवेज में ऑर्डर साइज देख लो, अर्निंग ग्रोथ देख लो, उसमें फिर आप और शॉर्ट लिस्ट कर लो। बट एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच भी आपको 2000 स्टॉक्स में से कौन से 20 स्टॉक मेरे आउट परफॉर्म कर सकते हैं, आपको इससे मिल जाएंगे। तो सर इसका ये BEL का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ। और इसका जो RSI है, हाँ, वो मंथली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस किया था 2014 मई महीने में। हाँ। और उसके पहले ये था 2007 में। मतलब सर ये 2007-2008 के बाद 2014 में इसने फर्स्ट टाइम 21 रुपीज पे अपना RSI ब्रेक किया था 60 का। आपको साथ में एक चीज और देखनी है, जब पहले बार बीच में भी एक बार आपने देखा होगा RSI 60 का लेवल क्रॉस किया था, बट हाई क्रॉस नहीं किया था। हाँ। तो आपको प्राइस हाई, सी RSI का एक डिराइव्ड इंडिकेटर है प्राइस का। करेक्ट। सबसे स्मूथेस्ट एंड इजीएस्ट एनालिटिकल होता है सिर्फ प्राइस।
Okay. यदि कोई इंडिकेटर भी नहीं लगा, प्राइस वॉल्यूम ही देख ले, तो यदि आप देख लो कि RSI क्रॉस कर रहा है और साथ में प्रीवियस ईयरली हाई क्रॉस कर रहा है, वो आपके लिए एक सफिशिएंट इंडिकेशन होगा कि इस स्टॉक में बुल्स का इंटरेस्ट आ गया, स्ट्रेंथ हो गया, कोई फंडामेंटल चीज चेंज हुई है जिसके कारण शेयर ऊपर बढ़ेगा। अब वो फंडामेंटल चीज यदि आपका कोई एक थीम या एक बेसिक पैटर्न से मिल जाए कि मैनेजमेंट चेंज हो गया, कोई परसेप्शन चेंज हो गया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई, वो एग्जांपल्स हम आगे कवर करेंगे, तो ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में आ गया। अब आपको इसको राइड करना आपकी जिम्मेवारी है। कुछ फॉल्स होंगे और स्पेशली यदि आप मंथली के ऊपर लेंगे तो फॉल्स भी काफी डीप होंगे। तो उसके दो तरीके हैं। यदि आपको पूरी राइड करनी है तो आपको फंडामेंटल पूरे आपको फिंगर टिप्स पे होने पड़ेंगे, मैनेजमेंट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट लोग क्या करते हैं, पूरा बेच देते हैं। सपोज आपने 1000 शेयर खरीद लिए, एटलीस्ट आप 500 किसी पॉइंट पे बेच के 500 को कोशिश करो राइड कर ले। और इनफैक्ट मैंने मल्टी बैगर्स में देखा है, सपोज मैंने एक स्टॉक 100 में खरीदा, लोग क्या करते हैं 700-800 बेच देते हैं और लास्ट के 200 में इतना पैसा बनता है जो पहले के 800 में नहीं बना। वो बात सही है सर। हाँ, और कई बार वो गलती से रह जाता है, कई बार लोग ध्यान नहीं देते कि भी 100 शेयर पड़े, ध्यान नहीं देंगे। बट यदि जो वेल्थ क्रिएशन होगी वो इन मल्टी बैगर से होगी। तो सर ये वाला जो स्टॉक है, इसने तो जब 22 रुपीज़ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये नॉन स्टॉप 64 तक गया था। हाँ। और इसने टॉप बनाया था 2017 में। हाँ। और ये ऑलमोस्ट 190% रिटर्न हुआ। हाँ। उसके बाद इसने वापस से 22 को टच किया था कोविड में। अगेन ये रीटेस्ट हुआ, देखिए हाँ, प्रीवियस हाई पे उसी पॉइंट पे जाकर रीटेस्ट हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक्स में एक आप देखेंगे कि मंथली हाई क्रॉस करेंगे, एक बड़ी अच्छी जर्नी आएगी, फिर उसके बाद रीटेस्ट करेंगे। क्योंकि कंपनी की भी जो जर्नी है वो ऐसा नहीं करती कि एक साथ 100 करोड़ की सेल से 1000 करोड़ की सेल हो जाए। उसमें भी गैप्स आए, उसमें भी बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट एटलीस्ट एक पोर्शन ऑफ राइड कर लीजिए, फिर वो दोबारा उस लेवल पे टेस्ट हो, दोबारा क्रॉस करे, अब दोबारा ले लीजिए। तो सर अभी मेरा इस पे आप पे ये क्वेश्चन है कि समझो देयर इज अ 2 पर्सन। एक आदमी वो है जो PSU थीम को प्रॉपर फॉलो कर रहा था और उसने ये कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च किया, उसने टेक्निकली एंट्री की। पहले तो मैं एंट्री पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इसने 22 रुपीज़ को क्रॉस किया था, तो समझो इसके प्रीवियस इसका हाई था 20 और इसने फर्स्ट टाइम 22 रुपीज़ मारा, प्राइस वाइज भी, और RSI भी 60 क्रॉस कर गया, तो हमें वही टाइम पे एंट्री करनी है? सी नॉर्मली मैंने क्या देखा है, जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट जेन्युइन ब्रेकआउट्स। सपोज 20 का हाई है, हाँ, दूसरी बार 20 आएगा तो क्या करेगा, 21-22 जाके फिर नीचे आ जाएगा। रेयरली होता है कि फर्स्ट टाइम में ही बड़ी वर्टिकल राइज आ जाए। हाँ। उसके लिए एसेंशियल है फिर कोई ट्रिगर होना चाहिए, या तो बड़े ऑर्डर आने चाहिए या प्रॉफिट बहुत इंप्रूव होना चाहिए। आपको ये ऐसा इजी फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि आपको थोड़ा सा आर्ट है ये। हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे एंट्री का एक आइडिया बता एंट्री दीजिए में कि कैसे करें। पहले ब्रेकआउट में यदि आप लें तो वॉच लिस्ट पे रख लें, थोड़ा ले लें। यदि थोड़ा वहां कंसोलिडेशन हो गया एंड फिर जो ब्रेकआउट होगा दैट विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड अ जेन्युइन ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे 5 महीने का कंसोलिडेशन था। हाँ, सो एनी ब्रेकआउट प्रायर टू दैट आपको यदि कंसोलिडेशन मिल जाता है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट। ठीक है। यदि वो ऑलरेडी 40 RSI से 60 RSI गया विदाउट कंसोलिडेशन, तो 40 से 60 में वो 100% की एप्रिसिएशन आ चुकी होगी, तो वहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है। यदि हाई बनने के आसपास थोड़ा सा और ऊपर जाए और कंसोलिडेशन हो जाए और फिर क्रॉस करे, तो इनमें आपको जो एंट्री भी है आपको फेजेस में लीजिए। फर्स्ट फेज में आप सारा पैसा मत डाल दीजिए, आप देखिए कि आपको आपकी जो थीसिस है क्या स्टॉक मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके। तो यदि उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और एक हो गया स्ट्रेट ब्रेकआउट, एक हो गया ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन, हाँ। तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विल बी मोर जेन्युइन, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर लॉन्ग लास्टिंग। ओके, अच्छा, अब आपने एंट्री का मुझे बता दिया कैसे करना चाहिए। अब सर ये स्टॉक जब 22 रुपीज़ से फॉर एग्जांपल 64 हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया, तो ये जर्नी तो ठीक है, ये जर्नी तो ऊपर है 2000। 3 टाइम्स हो गया। हाँ, 3 टाइम्स हो गया। ओके, ठीक है। तो 3 टाइम्स होने के बाद यदि आपको सिंपल है कि मंथली लोज कटने शुरू हो जाए, मंथली लो मतलब प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस 1 या 2 महीने का लो कटना शुरू हो जाए, हाँ। और स्ट्रेट आ जाए फॉल। एक फॉल में हमेशा हो गया, फॉल जितने देर चढ़ने में लगाएगा, गिरना 10% में गिर जाएगा। हाँ। स्पेशली साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट भी पीक हो गया है,
क्या सेक्टर भी पीक हो गया है, करेक्ट, कोई नेगेटिव न्यूज भी आ गई है, ये एक वन आंसर वोंट फिट ऑल दिस। सो यहाँ आपका एक्सपीरियंस आएगा। Correct. तो होगा क्या, यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने बहुत से मल्टीबैगर स्पॉट किए होंगे, बहुत से मल्टीबैगर खरीदे होंगे, बट ओनली व्हेन यू गो इनटू दिस जर्नी 5-10 years ऑफ जर्नी, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग वो आर्ट ऐसे खाना बनाना है। सबको सिंपल पता है खाना बनाना इज नो आर्ट, नो बिग रॉकेट साइंस। सब्जी काटनी है, मसाला डालने में जो मसाला डालने का जो टेस्ट है ना, वो जो टेस्ट आता है Correct. वो ओवर एक्सपीरियंस ही आता है आपको। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। ऐसा नहीं है कि 1+1 कर दो तो 2 ही होने वाला है। हाँ, 1+1 11 भी होता है, 1+1 100 भी होता है। यहाँ पे यहाँ पे। स्टॉक मार्केट में हो सकता है। तो मेरा आपको एग्जिट के रिलेटेड यही था, आपने वो भी अच्छे से बता दिया। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया था। हाँ। तो रीटेस्ट में फिर हम वापस से एंटर कैसे, वापस से हमको पार्शियल एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। रीटेस्ट के बाद ओनली देखिए, रीटेस्ट एक वहाँ फिर आपको थोड़ा कैंडल्स देखना पड़ेगा कि कैंडल्स अच्छा कोई बुलिश कैंडल बन गया, कोई एंगल्फिंग बुलिश बन गया है, साथ में RSI 40 पे सपोर्ट ले लिया, वॉल्यूम्स थिन हो गए, खराब न्यूज़ आ रही है मगर शेयर नीचे नहीं गिर रहा। ओके। यदि ये 3-4 चीज़ें हो जाएं, मीन्स खराब न्यूज़ पे शेयर गिरना बंद कर दिया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशंस कि वो वापस अब नई जर्नी अपनी शुरू कर रहा है। एंड नॉर्मल मल्टीबैगर स्टॉक्स भी की जर्नी भी जो है ना, वो फेजेस में होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मल्टीबैगर वर्टिकल मल्टीबैगर हो जाता है, आपको टाइम देना पड़ता है और वहां आपको फंडामेंटल के ग्रोथ देखने पड़ेंगे। यदि सेल्स स्लिप होना शुरू हो गया, मार्जिन स्लिप होने शुरू हो गया, प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, तो स्टॉक प्राइस करेक्शन लेगा। सर ये स्टॉक ने रीटेस्ट करने के बाद अभी 340 तक गया था, मतलब ये ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हाँ, इसने रिटर्न दिया। और ये बात है कोविड में इसने रीटेस्ट किया था मई 2020 में और जुलाई 2000, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल। और इस पीरियड में देखिए ये पूरे जर्नी में हमेशा 60 के ऊपर रहा, जब भी करेक्शन लिया 60 के नीचे नहीं गया। सर इवन ये वाला जो रीसेंट करेक्शन है वो भी 60 तक ही आया, वो ये एग्जैक्ट 60 तक 60 तक आया। आपका एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बन गया वहां। हाँ, और वहां आपका कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे मैंने टेक्निकल में बोला, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स भी आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने आपको। बहुत सारे ये जो पजल में 4-5 पीसेस होते हैं ना, इन सबको जोड़ के आपको करना पड़ेगा। आपके चारे चेक बॉक्सेस टिक होने पड़ेंगे। करेक्ट। तो ये BEL का हमने एग्जांपल देख लिया सर। मेज़ागॉन डॉक 10 टाइम्स हो गया, कैनरा बैंक 5 टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक 10 टाइम्स हो गया, GRSE 10 टाइम्स हो गया। थीम क्या थी? थीम वाज डिफेंस। PSU। The same defense stocks were in existence for last 50 years, but they were never multi-baggers. तो सबसे की पॉइंट है, there has to be some inflection point, some change in perception. और मार्केट जो रियलिटी से कम बढ़ता है, परसेप्शन से ज़्यादा बढ़ता है। करेक्ट। और मार्केट में यदि आप बाद में यदि हम कवर कर लेंगे, यदि मार्केट जो EPS into P is equal to मार्केट प्राइस, EPS इज अर्निंग पर शेयर। कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है पर शेयर कितना बना रही है, और उसको क्या पी दे रही है। अभी डिफेंस स्टॉक्स को 60 की पी मिल रही है, 70 की मिल रही है, 100 की मिल रही है। तो पी इज नथिंग बट परसेप्शन। सो EPS इज इंटरनल टू द कंपनी, पी इज एक्सटर्नल टू द कंपनी, मोर मार्केट ड्रिवन। राइट, मतलब उसको डिमांड मिल रहा है इतना। अभी क्या है, HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर था, तो उसको पी मिलती थी 5 टाइम्स बुक। पब्लिक सेक्टर को मिलती थी 1 टाइम बुक। बट अब क्या हो गया, 1 टाइम बुक 2 टाइम टू 3 टाइम हो गया, और साथ में अर्निंग भी बढ़ गई। तो यदि तो जब आपका कोई एक ट्रिगर होता है, कोई कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट आपको कैसे पता लगेगा सडनली डिफेंस ही बढ़ेगा या सडनली रेलवे सेक्टर्स बढ़ेगा? उसके 2 तरीके होते हैं। एक, सारे रेलवे स्टॉक्स परफॉर्म करने लग जाएं, तो मीन सेक्टर में कुछ हो रहा है। करेक्ट। अब सेक्टर किस कारण हो रहा है? कोई ना कोई एक फंडामेंटल रीजन होगा। वो फंडामेंटल रीजन था गवर्नमेंट को ऑर्डर्स देना। अदरवाइज डिफेंस का साइकिल था 4-5 साल में एक ऑर्डर आता था। अब वो प्रोक्योरमेंट साइकिल अभी देखें, डिफेंस में गवर्नमेंट ने 4 साल का प्रोक्योरमेंट साइकिल को 6 महीने कर दिया, और नए परचेज पॉलिसी में उसको 2 महीने करने वाले हैं। सर मैं तो आए दिन न्यूज़ सुनते रहता हूँ कि इसको ऑर्डर मिल गया, इसको इतना ऑर्डर मिल गया। अब तो बहुत रीजन, बहुत उसका 1-2 और रीजन है। आप टेलविंड्स देखिए, वर्ल्ड ओवर वॉर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सफिशिएंट इंडिकेशन है कि अब आपको एक थीम मिल गया। सी, यदि आप थीमेटिकली मार्केट को यदि एनालाइज करना सीख लें, बिग थीम पकड़ लें, फिर माइक्रो लेवल पे स्टॉक्स पकड़ें। तो यदि आपने थीम पकड़ लिया, वॉर्स हो रहे हैं, मीन सबको आपकी अब जो प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी। आप 15 दिन की प्रिपेयर्डनेस थी, तो आपको 6 महीने की। अब वॉर्स, पहले रशिया के और यूक्रेन की वॉर 3 साल से चल रही है। अब इंडिया की जो पाकिस्तान की वॉर हुई थी 3 दिन में खत्म हो गई, बट क्या हम 3 दिन के लिए तैयार रहेंगे? अब हमें 3 महीने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, हमें मल्टी फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो डिफेंस की परचेजेस जो X होती थी, अब वो 2x 3x 4x हो जाएंगी। राइट। रिसेंटली एक
मोतीलाल ओसवाल का आर्टिकल आया था, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही आया था। उन्होंने भी यही बोला था कि अभी डिफेंस में उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर। तो आप मल्टी बैगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सेक्टोरल थीम। आप यदि देखिए एवरी टाइम अ न्यू सेक्टर परफॉर्म। 2003 से 8 की जो बुल मार्केट थी उसमें क्या चला? कैपिटल गुड्स। 1999-2000 वाले में क्या चला? सॉफ्टवेयर। फिर एक फेज आया बैंकिंग चला, प्राइवेट बैंकिंग। 2014 के बाद पीएसयू का फेज आया। फिर एक फार्मा का फेज। हमेशा जब भी मंदी आती है फार्मा चालू हो जाता है, ये फार्मा एटर्नल रिसेशन फ्री बिजनेस है। Correct. तो हमेशा आप यदि थीम पकड़ लो तो वो थीम से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे हमारा एक नया मॉडल है न्यू प्रोमोटर्स। जब भी एक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है और एक नया प्रोमोटर आ जाता है, तो नया प्रोमोटर आता ही मार्केट एक्साइट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी मैग्मा फिनकॉर्प, परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, कंपनी में लॉसेस थे। पूना वाला आया जो सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाते हैं, उन्होंने इसमें स्टेक ले लिया। इस स्टॉक बिकेम 10 बैगर। राइट। जो आपने बोला है सर, हाँ। जैसे यहाँ पे आरएसआई 2021 में 60 क्रॉस किया था। हाँ। उसके पहले ये 60 के ऊपर था 2017 में। हाँ। और जैसे वो 60 क्रॉस किया तभी इसका प्राइस था 80 रुपीज़ के आसपास हाँ। का। और उसके बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 10 टाइम्स रिटर्न दिया है। राइट। और अभी तो वहीं पे है ये। और हमेशा देखिए ये ना आपको रीटेस्ट के बहुत सारे मौके देंगे, बिकॉज मार्केट एटर्नल बुल मार्केट में तो रहती नहीं है। 3-4 साल बुल मार्केट के बाद 6 महीने की बेयर मार्केट आती है। उस बेयर मार्केट में स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, तो या तो वो स्टॉक 60 लेवल पे सपोर्ट लेंगे या 40 लेवल पे सपोर्ट लेंगे। सर ये 40 लेवल आपने दूसरी बार बोला। हाँ। तो ये मंथली में जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पूना वाला ने रिसेंट जो करेक्शन किया था एग्जैक्ट 40 पे किया। उसमें 40 पे इसने सपोर्ट लिया था और वहाँ एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बन गया, आप देखिए। हाँ, तो सर ये भी इम्पोर्टेंस है कि मंथली में अगर कोई स्टॉक 40 पे आ जाए सपोर्ट ले रहा है, हाँ, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि फिर हम वापस से उसको टेक्निकली हमने तो स्पॉट किया और टेक्निकली फंडामेंटली आप जाके यदि देखो। आप यदि एक स्कैन बना लें कि मंथली 40 पे कितने स्टॉक्स हैं, आपको 5500 में आपको 50 मिल जाएंगे। Correct. उन 50 की चार्ट्स देख लीजिए, उसमें से आपको 15 मिल जाएंगे। उन 15 चार्ट्स की आप फंडामेंटल देख लीजिए, क्या कोई ट्रिगर हो रहा है, क्या कोई जर्नी बेटर हो रही है, Right. कोई चीज हो रही है, ग्लोबली कुछ चेंज हो रहा है, फिर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे वहाँ। मेरा एक क्वेश्चन था, उसका जवाब एक्चुअली आपने ऑटोमेटिकली दे दिया। मेरा क्वेश्चन यह आने वाला था कि सर फंडामेंटली अगर पढ़ना भी है तो मुझे कौन सी कंपनियों को पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब मुझे अभी यहाँ पे मिल गया। तो क्या है, टेक्निकल आपको स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। टेक्निकल आपकी वॉच लिस्ट को 6000 से 50 पे ले आएगा। करेक्ट। फिर आप फंडामेंटल लगाइए, जब दोनों को लगाएंगे देन यू विल हैव एक्सप्लोसिव रिटर्न्स। राइट। ये एक बड़ा अच्छा थीम है वैल्यू माइग्रेशन। हाँ। एड्रियन स्लोवेट्स्की ने एक किताब लिखी थी वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन क्या है कि उसने बिजनेसेस को रीड किया और कहाँ वैल्यू शिफ्ट हो रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सारा बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में होता था, धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने लग गए। एक टाइम ये था कि पब्लिक सेक्टर के पास 90% बिजनेस था और 90% मार्केट कैप था। एचडीएफसी बैंक आया, आईसीआईसीआई बैंक आया, एक्सिस बैंक आया, क्या हो गया, 90% मार्केट कैप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का हो गया। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप वाज मोर देन ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स पुट टुगेदर। करेक्ट। तो क्या वैल्यू कहां से माइग्रेट हुआ, पब्लिक टू प्राइवेट। तो जब ये वैल्यू माइग्रेशन होता है तो सारा टॉप लाइन उनको मिलता है, सारा मार्जिन उनको मिलते हैं, सारे बॉटम लाइन मिलते हैं। तो ये वैल्यू माइग्रेशन थीम। दूसरा एक और बेस्ट एग्जांपल, पहले जब टीवी चैनल से सिर्फ दूरदर्शन था, फिर जी आया, वैल्यू माइग्रेट हुआ, नए चैनल्स आए, जी बिकेम अ मल्टी बैगर। 2019 में जब डिजिटाइजेशन हुआ या डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबसे क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर की आप सेल्स देखिए, क्या मैसेज, क्योंकि लोग फिर ऑर्गेनाइज मार्केट में आने लगे। तो प्राइवेट बैंक्स एक अच्छा थीम था, अनऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज वैल्यू माइग्रेशन एक अच्छा थीम था। देखिए एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट वहां से मेरे ख्याल से 20-30-40x हो गया ये मंथली। 2009 से अगेन जब ये थीम चेंज हुआ, जब पब्लिक सेक्टर इंप्रूव होने लगे 2014 के बाद, ये अंडर परफॉर्म करने लगे 4-5 साल। करेक्ट। फिर ये इतने अंडर वैल्यूड हो गए, फिर ये वैल्यू प्लेयर्स बन गए। करेक्ट। अब ये एक बहुत अच्छा थीम है सेकंड जनरेशन प्रोमोटर। एक ओल्ड जनरेशन प्रोमोटर क्या है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से कंपनी चलाती है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती, डिजिटाइजेशन यूज नहीं करती, अपने ओल्ड सिस्टम से चलती है, और वो पढ़ता सिस्टम यूज करते थे। अब आज की डेट में आप बिल्कुल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखते हैं अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हैवी सैलरीज देते हैं, डिजिटाइजेशन यूज़ करते हैं,
और न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए तैयार होते हैं, ग्लोबल जाने को तैयार होते हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा था और जैसी ही नेक्स्ट मैनेजमेंट आई तो स्टॉक 40 टाइम्स हो गया। ये मैं अजंता फार्मा का चार्ट लगा रहा हूँ सर। हाँ, 2012-13 पे देखिए। हाँ, मैं वहीं पे आया। हाँ। एग्जैक्ट इसने 2011 में सर, मैं प्राइस पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ। प्राइस 2011 में इसने कुछ 22 रुपीज़ का ब्रेक किया था। हाँ। बट सर मैं यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि प्राइस में तो लाइफ टाइम का ब्रेकआउट आया था 2011 में। हाँ। पर 60 RSI 2009 में ही ब्रेक हो गया था। हाँ, तो यहाँ एक एक्चुअली क्या है, अब 60 RSI विद अ प्राइस ब्रेकआउट देखना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन आप या प्रीवियस स्विंग हाई देखना पड़ेगा आपको। यदि आप सिर्फ ब्लाइंडली 60 RSI ब्रेकआउट्स को लेते रहेंगे विदाउट पैटर्न, विदाउट कंफर्मेटरी इंडिकेटर्स, विदाउट वॉल्यूम्स, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ फेलियर्स। सर तो ये 20 रुपए वाला स्टॉक, अगर अभी तो वो 20 रुपए का ब्रेकआउट तो मतलब दिखता ही नहीं है कहाँ पे था। राइट। पर अगर मैं 20 रुपीज से भी इसको 70 टाइम्स गया ऊपर। हाँ, तो ये 1400 तक नॉन स्टॉप चला। एंड उस आप एंटायर पीरियड में देखिए हाउ RSI वाज अबव 60 फॉर एंटायर पीरियड, इट टुक सपोर्ट एट 64 टाइम्स। यस सर। हाँ, मैं लोगों को बता भी देता हूँ, 4 टाइम्स जो सर बोल रहे हैं वो देखो, ये एक था, उसके बाद यहाँ पे इसने और एक बार सपोर्ट लिया 60 पे, और ये थर्ड टाइम आया नहीं था, ऑलमोस्ट 60, एंड दिस इज द लास्ट 4th टाइम। उसके बाद इसने एक अच्छा करेक्शन किया। अब देखिए यहाँ आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख जाएगा। Yes. यदि कोई बेचना चाहता है, मंथली डाइवर्जेंस आर पावरफुल। करेक्ट। दे विल ब्रिंग द स्टॉक बैक टू 60 एंड इफ इट्स अ डीपर करेक्शन विल ब्रिंग इट बैक टू 40। और सर ये बाद में देखो ना, 2017 से लेके 2019 तक ये 40 के नीचे जाता था, फिर वापस ऊपर आ जाता था। बट वो इट वाज इन अ रेंज ऑफ 40 to 60। यू नी द कंपनी मार्केट इज साइडवेज। हाँ। बट जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट से आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। जो बड़ा अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, यदि आप देखिए सेकंड जनरेशन प्रमोटर हाँ। हमेशा क्या करता है, जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आती है एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। यदि वो मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट सेकंड जनरेशन प्रमोटर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से पढ़ाई करके आते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ओपन होते हैं, आपको अलायंसेस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए बहुत ओपन होते हैं, एक न्यू थिंकिंग लाते हैं। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, यंगर एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बड़ी एग्रेसिव होती है, फ्रंट फुट पे खेलती है न्यू जनरेशन। करेक्ट। तो जैसे आपको, आप यदि डेली देखें, पेपर पढ़ते रहें, आपको अनाउंसमेंट्स आते रहे, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। सर अभी मेरे को एक अनाउंसमेंट सुनने मिल रही है, उसको नेक्स्ट जनरेशन नहीं बोल सकते, इंडसइंड बैंक में चेंजेस होने वाले हैं टॉप मैनेजमेंट पे। बिल्कुल। यदि यहाँ कोई सक्सेसफुल CEO जिसने पुराने बैंक को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, वो यदि आ जाए, दैट वन लीडर विल चेंज द कंपनी। 2 नाम है, एक एक्सिस बैंक से कोई भाई है और एक HDFC बैंक से कोई नाम है। और आप यदि इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें, कोविड तो का हाई ब्रेक नहीं किया उसने। आपको अब दिखाई देगा कि उस खराब न्यूज के बाद अब बेस बन रहा है। इंडसइंड बैंक का चार्ट, हाँ, एक्सिस नहीं, इंडसइंड बैंक का चार्ट। यस सर, ये है। तो ये जो एक्चुअली मैं चेतन से यही बात कर रहा था कि ये एक ही बैंक है जिसने कोविड का हाई ब्रेक नहीं किया, इनफैक्ट वो कोविड के लोस के पास ट्रेड कर रहा है आज भी। तो ये अगेन आपको इंडिकेशन जब आप टेक्निकल से देखेंगे, अदरवाइज इंडसइंड बैंक आपको लगेगा ये वन ऑफ द गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, बट प्रॉब्लम आपको चार्ट से दिख जाएगा। कई बार जो फंडामेंटली आप बैंक, स्पेशली बैंक्स में आप नहीं पता लगा सकते क्या हो रहा है अंदर। करेक्ट। तो चार्ट्स विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। सो इट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन विच गिव्स यू अ डेडली एक्सप्लोसिव मल्टीबैगर। करेक्ट सर। और मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है, पहले मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स टेक्निकल्स को बिल्कुल इग्नोर करते थे। मैं बहुत सारे फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट से टच में हूं जो इसको इक्वल वेटेज देते हैं, चाहे पब्लिकली एक्नॉलेज ना करें कि हम टेक्निकल्स यूज करते हैं। मैं वही आपको बोलने वाला था, क्योंकि पब्लिकली कोई नहीं बोलता, कोई नहीं एक्नॉलेज करता। दे फील कि टेक्निकल्स इज, बट व्हाट टेक्निकल डज इज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट गिव्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स, व्हाट नॉट टू डू बता देगा। ठीक है, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू मींस फिल्ट्रेशन, आपकी स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना पता लग जाए तो ही बहुत बड़ी जीत हो जाती है। सर वही पता चलने में मेरा 2011 से लेके 2025 अभी चल रहा है सर। अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब पता चला है कि क्या नहीं करना है। तो आप ये जो बोल रहे हो ना, और सर
ये जो पूरी जर्नी है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल कुछ नहीं सीख रहा था फिर अचानक से सीखने आ गया, मैं कंटिन्यूअसली और सीख ही इसमें रहा आपका हूँ। एक बहुत अच्छी बात बोलनी है, आपका जो पॉडकास्ट है हाँ। ये आपके सब्सक्राइबर्स को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब मैंने 90 89 90 में शुरू किया था, हाँ। ना तो यूट्यूब चैनल्स होते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, तो जो हम 5 साल में सीखे हैं आपने उसको प्लेटर पे रख के। अभी मैं आपको वही पूछने वाला था सर, आपका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा स्टॉक मार्केट का आज की तारीख में? आई थिंक 35 ईयर्स। 35 इयर्स सर, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आपको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस शायद 1 या 2 घंटे में मिलने वाला है। अब इसमें ये बात नहीं है कि सर ने सारी चीज़ें बता दी, बट जो भी सर ने 35 इयर्स में सीखा है वो आज सर हम लोगों को 2 घंटे में या 1.5 घंटे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने सिंपल, जैसे आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल में आपके 2200 इंडिकेटर होंगे, हाँ, सिर्फ एक इंडिकेटर पे फोकस करो या 2 इंडिकेटर पे फोकस Correct. करो। आप सब इंडिकेटर लगा के बैठ जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज नॉइज एलिमिनेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। चीज़ है, वो बोलते हैं ना सर, सिंप्लिसिटी इज नॉट सो सिंपल। राइट। ठीक है सर, ये आपने अब अभी जैसे नेक्स्ट थीम है एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। करेक्ट। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडियन स्टॉक मार्केट। सी मैं सारे एग्जांपल्स को इंडियन स्टॉक मार्केट के दे रहा हूँ कि ना कि किसी फॉरेन बुक से लेके दे रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट के लाइव एग्जांपल्स हैं। 2011 की बात है, आइशर मोटर, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट सोच रहे थे उसका वॉल्वो बस विल मेक अ फेनोमिनल चेंज टू द नंबर्स। ओके। उसका एक बुलेट था which was lying, which was not being very marketed properly, it was not making money, but Mr. Siddharth Lal, the chairman, decided that let's make bullet an aspirational product. ओके। उन्होंने बुलेट का पूरा रिवैम्प किया and marketed it very well, and it became a aspirational product for every youth. तो यूथ को कार से ज्यादा उसको बुलेट चाहिए थी। मैं कॉलेज में तो था अब तब क्या, हाँ, मेरे को भी वैसा ही था कि तो आप ये बुलेट। देखिए क्या किया, आइशर मोटर 300 रुपए का स्टॉक 40,000 रुपए हो गया। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट सोच रहे थे कि प्रॉफिट वॉल्वो से आएगा और बुलेट विल बी जस्ट अ बाय प्रोडक्ट थिंग। प्रॉफिट आया बुलेट से, करेक्ट। एंड वॉल्वो बिकेम इन सेकेंड। Correct. इसको आप देखिए कि इसने 2011 से जर्नी कैसे कवर की अपनी। हम लोग जाते हैं इसके 2011 वाले चार्ट में, तो 2000 एक्चुअली इसका RSI 2009 में इसने 60 क्रॉस कर दिया था, और वही टाइम पे इसका जो प्राइस है उसने भी ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई मार दिया था, विच वॉज 61 रुपीज़। और 61 रुपीज़ से सर ये वाला, अभी तक हमने जितने भी चार्ट देखे ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो स्टॉक है उसने बहुत ही एक स्टेडी ग्रोथ कंटिन्यूसली दिया है। अगर हम देखेंगे इसको 60 रुपीज़ से ये नॉन स्टॉप 3,300 गया था, विच इज़ 5,388%, 54 टाइम्स। आपको एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मिल जाए, आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर दो। और सर इसने देखो कितनी बार 60 को टच किया है। सो इट गिव्स यू री एंट्री अपॉर्चुनिटीज। सो टेक्निकल्स वेरी सिंपल, फंडामेंटल में आपको थीम समझना या आपको वो जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जो कैटलिस्ट आ रहा है, वो आपको पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद भी और एनालिसिस बहुत करनी है। ये पॉडकास्ट 1 घंटे के हम इतना नहीं कवर कर पाएंगे, बहुत लिमिटेशंस है, बट एक बेस आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हाउ टू लुक फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स। करेक्ट। हमेशा एक स्टॉक बढ़ता है इंडस्ट्री टेलविंड से। यदि आप इंडस्ट्री हेडविंड हो, मतलब आप ये सोचिए कि आप नदी के बहाव में स्विम करना इजी है कि नदी के बहाव के अगेंस्ट स्विम करना इजी है। बहाव में, हाँ, बहाव में तो आपको 2 बार आप हाथ मारोगे और आपको पानी आगे धक्का दे देगा। तो जब इंडस्ट्री टेलविंड आता है, तो मैंने बोला कि हर बार के बुल मार्केट में एक नया सेक्टर जन्म लेता है। तो 2014 के बाद जैसे जैसे परसेप्शन चेंज हुआ, पूरा टेलविंड आ गया, वॉर ने और स्ट्रॉन्ग टेलविंड बना दिया। अब लेटेस्ट टेलविंड क्या, डाटा सेंटर एक आ गया। गवर्नमेंट ने क्या एक रेगुलेशन लाया कि आपको जो सारा डाटा इंडिया का है, इंडिया में आप डाटा सेंटर में रखो, आप अब्रॉड के सर्वर्स में आप स्टोर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आप सोचिए डाटा सेंटर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ गया, आपके सारे डाटा सेंटर के स्टॉक्स 4x 5x 10x हो गए। तो एक थीम पकड़ लिया आपने, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आपने एनालाइज करनी थी कि डाटा सेंटर्स को क्या हुआ। और ये अनंत राज का आपका एग्जाम्पल। हाँ, तो सर अनंत राज ने 2000 यहाँ पे 2020 में इसने एग्जैक्टली एक RSI ब्रेक दिया था, और तभी 86 रुपीज़ का प्राइस था, एंड इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 900 रुपीज़। ये यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमेन्स बिग करेक्शंस। हाँ, फर्स्ट ब्रेकआउट में आपको पूरी क्वांटिटी नहीं बनानी है, इसलिए मैंने सेकंड थर्ड बोला आपको। करेक्ट। क्योंकि उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स लेके बाहर निकल जाते हैं,
और उस वक्त जब तक ये ऊपर जाता है, 1-2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आ चुके होते हैं, हो सकता है 1 साल का नंबर अच्छा हो गया, मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है, फिर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है। तो शेयर्स, मोस्ट ऑफ द जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के बाद रियल ग्रोथ आती है। एंड यदि ये, जैसे मैंने शुरू में बोला, पीटर लिंच ने यूएस स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारे मल्टी बैगर, और उनकी एक स्टडी थी, उनके सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स बड़ा पैसा 3rd-4th ईयर में बना है। ओके। लेते ही पहले 6 महीने में पैसा नहीं बना, तो 3rd-4th ईयर पूरा वो जैसे मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद असली ग्रोथ आती है। तो इसने भी ऑलमोस्ट 11 टाइम्स का रिटर्न दिया अपने ब्रेकआउट के बाद, आनंद राज ने। और सर अभी रिसेंटली मैंने कल ही शायद ये न्यूज़ देखी थी, जो हमारे टीवी एक्टर है जितेंद्र जी, उनकी एक अंधेरी में बहुत बड़ी जगह थी, बिल्डिंग्स थी 3-4 मेरे ख्याल से, उनको उन्होंने सेल आउट किया है एक डेटा सेंटर क्लाउड मैनेजमेंट कंपनी को, और वो डील मेरे ख्याल से 800 करोड़ के ऊपर की है। मेरे ख्याल से आज आप इकोनॉमिक टाइम्स यदि खोल के पढ़ें या बिजनेस स्टैंडर्ड, आपको रेयरली एक दिन मिलेगा जहां डाटा सेंटर का एक न्यूज़ ना हो। कोई ग्रुप एंटर कर रहा है या कोई बिल्डिंग खरीद रहा है या डाटा सेंटर का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, तो यदि आप पूछे ये थीम अभी और चलेगी और 5-10 साल। सर वो कंपनी ने सोचो ना 800 करोड़ की जगह खरीदी है, और मेरे ख्याल से वो कंपनी लिस्टेड भी नहीं है। आप एक शेयर का चार्ट खोलिए, E2E नेटवर्क। E2E नेटवर्क, हाँ हाँ जी। अब देखिए इसका मंथली चार्ट कहाँ से शुरू सर हुआ। इसका मंथली चार्ट, इसका ब्रेकआउट हुआ था 224 रुपये पे। हाँ। मतलब और जो ये गया था 5000 समथिंग। हाँ ये, ओ सर जी यस, इसका हाई बना था 5487। और ये कंपनी करती क्या है सर? ये डाटा सेंटर में, ये बेसिकली एनवीडिया के जो चिप्स हैं वो इंपोर्ट करके यहाँ सब्सक्राइब करती है और क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज का बिजनेस करती है। 250 रुपये से 5500, विच इज ऑलमोस्ट 20x 21x। तो सर ये कंपनी, अभी मेरा एक वापस से एक सवाल है आपको, ऐसी कंपनी को अगर मुझे टेक्निकली स्क्रीन करना हो तो मुझे कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? 5-6 चीज़ें हैं, एक आंसर नहीं है। हाँ, आपको RSI ब्रेकआउट्स देखने पड़ेंगे, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देखने पड़ेंगे मंथली में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स देखने पड़ेंगे, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद हो, क्योंकि ये वर्टिकल राइज एक बार में तो होगा नहीं, आपको बेस बिल्डिंग चाहिए ना। करेक्ट। कोई भी बड़ा फंड या ऑपरेटर जब शेयर खरीदेगा तो वो एक्यूमुलेट करेगा, और एक्यूमुलेट करते वक्त वो फुटप्रिंट छोड़ के जाएगा। Okay. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फुटप्रिंट्स ना छोड़े। हम टेक्निकल एनालिस्ट को ये एक एडवांटेज है कि हम वो फुटप्रिंट्स को रीड कर सकते हैं कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। बट आपको बहुत सारे टेक्निकल पैटर्न ब्रेकआउट्स मिलेंगे, अनटिल आप इसको फंडामेंटल से मर्ज ना, सिंक ना करें, तो आप हमेशा, क्योंकि पैटर्न ब्रेकआउट तो होंगे 50, मगर उसमें से शेयर चलेंगे 5, तो वो 5 स्टॉक्स को आपको फिल्टर करना आना पड़ेगा कि कोई एक रीज़न चाहिए ना। शेयर यदि 2 गुना से 10 गुना बढ़ेगा तो नंबर्स होने पड़ेंगे, नंबर्स के लिए कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होना पड़ेगा या कोई थीमेटिक चेंज होना पड़ेगा, जैसे हम और सारे थीम्स डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ईजिएस्ट थीम जो मेरे को लगता है मल्टी बैगर में, फास्टेस्ट मल्टी बैगर्स जो बनते हैं, कुछ मल्टी बैगर 2 साल 5 साल 10 साल लगते हैं, जो फास्टेस्ट मल्टी बैगर्स होते हैं वो कमोडिटीज़ में होते हैं। ओके। एवरलास्टिंग नहीं होते, हाँ। बट 2-2.5 साल के साइकिल में, जब भी शुगर की बूम आई, जब भी कॉपर की बूम आई, जब भी मेटल्स की बूम आई, उस पीरियड में आपको वन साइडेड वर्टिकल राइजेस मिलते हैं। सर ये सवाल मैंने आपको इसलिए पूछा था ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है जो अभी ये सुन रही है, उनके मन में यही सवाल आता है कि ये स्टॉक को हम स्क्रीन कैसे करें। तो देखो कैसा है ना, जो सर ने बोला वो जवाब मुझे थोड़ा बहुत पहले से पता था, बट मैंने आपके लिए पूछा। आपको स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आप लोगों को कंटिन्यूसली मैन्युअली स्कैन करते रहना पड़ेगा, राइट सर? बिल्कुल। और कुछ शॉर्टकट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनर्स में हमने डाल दिया कि भाई RSI 60 के ऊपर मंथली में कौन से स्टॉक के जा रहे हैं, कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है, ये आपको बेसिक स्क्रीन्स मिल जाएंगे, बट उसके बाद डीप डाइव इन आपको खुद ही करना पड़ेगा। यस सर। आपको कोई अच्छा कंपनी मिले, RSI ब्रेकआउट हो गया है, वॉल्यूम्स खूब अच्छा आ रहे हैं, आपको ग्रोथ दिख जाएगी। एंड में कंपनी यदि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट विदाउट नंबर्स होगा तो फेल हो जाएगा। करेक्ट। या ब्रेकआउट विदाउट एनी सब्सटेंशियल लॉजिक हुआ होगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। वहाँ यदि आपको ग्रोथ मिल जाए, सेल्स की, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, नेट प्रॉफिट की, तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन। हम एक आध एग्जांपल भी दे लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा एलेक्सी का चार्ट खोलिए। ओके। और वैसे ये सारे एग्जांपल हम लोग आपको बता रहे हैं टू जस्ट शो द केस स्टडी, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
आप इसको प्लीज समझने के हिसाब से ही लीजिए। आप मंथली चार्ट में इसका फाइनल ब्रेकआउट देखिए, करीब 200 रुपये, 170 200 सर रुपये के आसपास 166 पे इसका प्राइस ब्रेकआउट हुआ ये कब था? इन द ईयर ऑफ 2013। आप एक बार स्क्रीनर खोल लीजिए। ओके, आइए नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए। हाँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ ईयरली। अब ये देखिए ईयरली आ गए आप। हाँ, अब आप देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ था 2013 में दिसंबर। अब उसमें देखिए 2013 का डाटा नहीं मिलेगा, हाँ। बट आप इसको देखिए जब ये वहां से शेयर चला, आपका 2014 में 75 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छा, नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए। हाँ, फिर 25% ग्रोथ हुई, फिर 50% ग्रोथ हुई, फिर 15% ग्रोथ हुई, फिर वहां से 30%। ये ग्रोथ कैसे चलता गया देखिए तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 10 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। राइट। और ठीक है, स्टॉक स्टॉक प्राइस ग्रोथ इसका हो गया 200 रुपए से 10,000 रुपए। यस, जो 166 पे ब्रेकआउट हुआ था उसने नॉन स्टॉप रैली लिया 1100 के पास, फिर वापस बेस बनाया और फिर 10,000 हो गया। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे 166 से 10,000 विच इज ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। आप खास बात देखिए, प्राइस 10 टाइम्स, प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ा, बट स्टॉक प्राइस 50 टाइम्स बढ़ा। क्यों बढ़ा? पी एक्सपेंशन। ओके, जो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी। तो आपका ईपीएस तो बढ़ा इस पीरियड में 8 to 10 टाइम्स, प्राइस बढ़ा 50 टाइम्स, क्योंकि मार्केट उसका परसेप्शन चेंज कर दिया मार्केट ने उसको। तो जब भी आपकी किसी कंपनी में ब्रेकआउट्स होते हैं, वो ब्रेकआउट हमेशा किसी फंडामेंटल रीजन के कारण होते हैं। यदि फंडामेंटल साथ में कंपनी नहीं होगा तो फेल्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके। अब ये पूरे सिंक में नहीं होता। अब ये देखिए, कई बार क्या टेक्निकल ब्रेकआउट पहले हो जाएगा, कई बार फंडामेंटल इंप्रूवमेंट पहले आ जाएगा, मार्केट उसको लेट रियलाइज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के वक्त एक कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए, मगर मार्केट उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेगी क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, मगर मार्केट 6 महीने बाद उसको रियलाइज कर लेगी। तो कई बार ये कॉम्बिनेशन जब आप यूज करेंगे, आपको एक से फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा। अब जैसे दूसरा पिछला हमने एग्जांपल दिया टर्न अराउंड्स, तो टर्न अराउंड यदि जो सबसे ज्यादा पैसा, जैसे मैंने बोला कि फास्टेस्ट पैसा बनता है कमोडिटी में और फास्टेस्ट पैसा बनता है टर्न अराउंड में, क्योंकि जब वो लॉस टू प्रॉफिट आती है मार्केट बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाती है और एक बहुत बड़ा डिसबिलीफ होता है कि ये तो हमेशा लॉस कर रही थी, इसको मेरे को नहीं लेना, और मगर स्मार्ट मनी उसको रियलाइज कर लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आइनॉक्स और सुजलॉन 10 बैगर्स थे लास्ट 2 से 3 साल में। ओके। मगर इसका रीजन क्या था? अगेन हम यदि वो थीसिस पे आए, इसके 2 रीजन थे। एक रीजन था कि जो विंड एनर्जी है बहुत खराब कर रही थी, और विंड एनर्जी में रिवर्स बिडिंग होती थी। रिवर्स बिडिंग इन द सेंस, सपोज किसी ने 2 रुपए का प्राइस कोट किया और किसी ने 50 पैसे का प्राइस कोट किया, तो 2 रुपए वाले को भी 50 पैसे में ही देना पड़ रहा था। तो ये विंड एनर्जी, ये रिवर्स बिडिंग खत्म कर दी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने। तो विंड एनर्जी कंपनीज में फैंसी आ गई। अब आप आइनॉक्स के और सुजलॉन के चार्ट देखिए आप। यस, तो सुजलॉन का 23 में इसका प्राइस था 12 रुपीज़ और रिसेंटली ये अभी 67 पे चल रहा है 70 रुपीज़ जाने के बाद। सुजलॉन का आप जाके नंबर्स देखिए। हाँ, और ये हुआ ऑलमोस्ट नीचे से 6 टाइम्स। आप नंबर देखिए इसका। अभी अगर हम लोग सुजलॉन का नंबर देखते हैं, सुजलॉन एनर्जी, ईयरली में जाओ ना सर। हाँ, ईयरली चले जाइए। यस, तो इसका ब्रेकआउट हुआ था 2023। यस, आप देखिए 17 में लॉस था 177 करोड़, करेक्ट। 23 में प्रॉफिट था 2887 करोड़। ये टर्न अराउंड है। गॉट इट सर। तो आपका टर्न अराउंड में क्या हुआ? स्टॉक 6 गुना हो गया, मगर सिर्फ स्टॉक नहीं हुआ, नंबर्स भी साथ में हुए। तो मैं जो टेक्नो फंडा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेन टेक्निकल ब्रेकआउट्स विदाउट नंबर्स, या यदि फंडामेंटल बहुत अच्छा आ गया और चार्ट में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो मार्केट उसको अच्छा व्यू कर ही नहीं रही है। करेक्ट। तो आपका जब कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी वेरी डेडली। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आपकी कंपाउंडिंग है, हर बार आप 25-30% ग्रो करते जा रहे हैं। तब देखिए पेज इंडस्ट्रीज आपका क्या हो गया। करेक्ट। ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है बैलेंस शीट क्लीनअप। उषा मार्टिन के पास 2 डिवीजन थे, एक वायर रॉड डिवीजन था, एक स्टील डिवीजन था। वायर रॉड डिवीजन में वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो लिफ्ट के रोप्स बनते हैं, जो फिशिंग रोप्स बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना स्टील डिवीजन जो लॉस में था बेच दिया। जैसे ही स्टील डिवीजन लॉस में बेच दिया, आपका जो ड्रैग था कंपनी के बैलेंस शीट पे, जो P&L पे ड्रैग था, वो खत्म हो गया। स्टॉक हो गया 40 से 430। ओके। अब आपको नंबर्स में भी दिख जाएगा और चार्ट में भी दिख जाएगा। हाँ, एक बार हम चार्ट में देख लेते हैं। तो ये 2021 से ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ वाला
450 हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स हो तो गया। व्हाट वाज द ट्रिगर? कंपनी ने अपना लॉस डिवीजन बेच दिया। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं 2021। हाँ, पहले ये लॉस कर रही थी सर 2019। आप यहाँ देखिए 21 में 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, हाँ 22 में 291 हो गया, 23 में 351 हो गया, 24 में 424 हो गया। करेक्ट। तो जब ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे मोदी जी की सरकार में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो आपको डबल चाहिए, आपको टेक्निकल में भी ब्रेकआउट चाहिए, आपको फंडामेंटल में भी नंबर्स का ब्रेकआउट चाहिए। यदि ये दो चीज होती हैं, अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड टाइम के कारण हम ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे और चीज़ें हैं। यदि इनका आप कॉकटेल, आप मिक्सचर बना लो, तो आपके वो सारे चेक बॉक्सेस मिल जाएंगे जिससे एक मल्टीबैगर स्टॉक मल्टीबैगर होता है। बराबर। जैसे ये एक आपका एमर्जिंग प्लेटफॉर्म वाला है, तो ये जब भी मार्केट को ना नई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रमोटर, न्यू प्रोसेस, कुछ भी नई चीज़ होती है, तो एक नया कंसेप्ट आया लास्ट 3-4 साल में, प्लेटफॉर्म बिजनेस और फूड डिलीवरी। इसके पहले कहीं फूड डिलीवरी नहीं होता था, वो एक रेस्टोरेंट वाला अपना भले घर खाना भेज देता था, मगर जोमेटो आया और जोमेटो ने फूड टोटल चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो लोग सोचते थे जोमेटो में लॉसेस हो रहे हैं, तो शुरू में तो लॉस होंगे क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको फिक्स्ड एसेट, आपका प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, मगर जैसे ही वो लॉसेस टू प्रॉफिट्स फर्स्ट टर्न अराउंड होता है, तो इस थीम में क्या है, नया प्लेटफॉर्म, नया कंसेप्ट, और ये अगेन जब आईपीओ हाइस ब्रेकआउट होते हैं, वहां से आपको मल्टीबैगर मिलते हैं। देखिए क्या होता है आईपीओ में, या तो स्टॉक जैसे डीमार्ट की तरह लिस्ट होते स्टेज चलता जाता है, या लिस्ट होता है बड़े प्रीमियम पे और उसके बाद पूरा नीचे आता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर आईपीओ हाई क्रॉस होता है और उस वक्त आपके प्रॉफिट्स में आ जाता है। जब भी इसका आईपीओ हाई क्रॉस हुआ और देखिए वहां से स्टॉक 3-4 गुना हो गया। Correct. और आप उसमें यदि आप नंबर्स देखेंगे, नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आ गया। इसमें नेट प्रॉफिट में नहीं आया होगा, एबिटा मार्जिन लेवल पे आ गया होगा। करेक्ट। अभी दूसरा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है। जब भी एक नया प्रोडक्ट आ जाए, जैसे मैंने बोला ना वॉल्वो जैसे बुलेट एक नया प्रोडक्ट था, हालांकि नया नहीं था, वो रीवैम्प प्रोडक्ट था, कोई नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। जैसे वॉक फार्मा ने एक नया प्रोडक्ट पे अपनी रिसर्च पूरी कर ली, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल में रहते रहते इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरियल, कोई बैक्टीरियल एंटीबायोटिक काम नहीं करती क्योंकि इतने सीवियर अटैक्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका प्रोसेस ऑलमोस्ट फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। वो यदि लॉन्च होगा तो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू बनाएगी। ये मार्केट ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया कि एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है। जैसे आपको याद होगा जब रिलायंस लिस्ट हुआ था, ओनली विमल चलता था। हाँ। एक नया ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट था। जैसे ही कंपनी एक नया प्रोडक्ट लाती है और वो सक्सेस हो जाता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स देता है। राइट सर, तो ये वोकार्ड का चार्ट है। इसमें देखिए यहाँ 2023 में नवंबर में इसका 60 ब्रेकआउट हुआ था। हाँ। और सर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम भी वीकली में, ये मंथली चार्ट है। हाँ। 220 और 190 के आसपास इसका पहला ब्रेकआउट हुआ था। और उससे पहले ये 2013 में इसका भाव था ऑलमोस्ट 2000 रुपया। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और वहाँ से आप अगर बोले 290 से ये स्टॉक अभी तक हाई मार चुका है 1700-1800 रुपया, और ये 6 गुना तो अभी हो चुका है। और सर इसका 2013 का तो हाई अभी तक निकला भी नहीं है। तो बट ये जो मेरे लिए जो क्रिटिकल पॉइंट था, मैंने इस स्टॉक को कैसे ऑब्जर्व किया, जैसे ही मैंने देखा मंथली चार्ट्स में वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं और ब्रेकआउट हो रहा है, इमीडिएटली आप जाओ वोकार्ड की प्रेजेंटेशंस देखो, उसके कॉन कॉल्स अटेंड करो, उसकी एनुअल रिपोर्ट करो, उसके मैनेजमेंट इंटरव्यूज पढ़ो सर। अभी यस, अभी ये एक्चुअली ये जो आपने बोला ना सर, उसमें मेरा बहुत बड़ा लाइफ का एक डाउट क्लियर कर दिया। जैसे यहाँ पे आपने बोला कि मंथली में बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था यहाँ पे, और प्राइस ने भी एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और RSI 60 गया। ज़ैनिच करके इसका एक प्रोडक्ट था। ओके। वो बेसिकली हॉस्पिटल इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाया। वो फेज 1, नॉर्मली 3 ट्रायल्स होते हैं फार्मा में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे फेज 1 के, फेज 2 का एग्जाम्पशन मिल गया, फेज 3 में चला गया। अब यदि वो मॉलिक्यूल ड्रग लॉन्च हो जाता है तो वर्ल्ड ओवर आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिस्कवरी आफ्टर पेनिसिलिन।
सर तो ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ की हो गई है। हाँ। और मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि ये 290 से 1800 तो हो गया, अब क्या करेगा ये? तो अभी आप खुद सोचिए, टेक्निकली यदि अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आपके पास आंसर है। बट सर एक है ना, यही टॉपिक पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। एक साइकोलॉजिकल एक बैंड होता है जो बोलता है कि इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, या इसके आगे और क्या बढ़ेगा। ये कंपनी ऑलरेडी जैसे हमने देखा 290 से 1800 हो गई है, 6 गुना हो गई है। तो अब मेरे अंदर जो एक इंसान बैठा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, वो बोलता है अब ये इसका गेम खत्म हो गया। आप एक शेयर खोलिए चार्ट में, जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक। हाँ, यस सर। मंथली चार्ट देखिए, ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई कहाँ क्रॉस हुआ? सर इसका लाइफ टाइम हाई क्रॉस हुआ है 2021 में। कितने प्राइस, क्या प्राइस था? 155। अभी क्या प्राइस है देखिए, 2000 रुपया। ठीक है। तो आप 150 पे सोचिए, आप क्या सोच रहे हैं अब इतना कहाँ जाएगा? लाइफ टाइम हाई पे आ गया, अब क्या जाएगा? अभी तो वॉकहार्ड लाइफ टाइम हाई पे ही नहीं आया है। तो ये तो वहां से सर 23 गुना हो गया। हाँ, अब वॉकहार्ड का देखिए, वॉकहार्ड आप सोच रहे हैं 200 से 1800 हो गया है, अब कहाँ जाएगा? ये अब कहाँ जाएगा? यदि इन्फोसिस आप देखिए 1994 पे लिस्ट हुआ था, 95 पे। देख लेते ना सर यहाँ हाँ। पे, ये रहा इन्फोसिस का मंथली चार्ट। इन्फोसिस 4500 गुना हुआ है। 96 में लिस्ट हुआ था। लास्ट 30 इयर्स में 4500 टाइम्स हुआ है। 96 में लिस्ट हुआ था, 12-13 रुपया भाव तो था। आपको कितने गुना जाएगा, ये आई थिंक इस क्वेश्चन को अपने डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। आपको सोचना चाहिए ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा और क्या कारण है जाएगा। आप डीप डाइव करिए ना। हाँ। आप मेंटल बैरियर्स मत बनाइए, रेड लाइट्स अपने दिमाग में मत लगाइए, आपने बैरियर्स मत बनाइए। क्योंकि कितना जा सकता है तो आपको आइशर मोटर ने दिखा दिया, कितना जा सकता है E2E नेटवर्क ने, कितना जेन टेक्नोलॉजीज ने दिखा दिया, टाटा एलेक्सी ने। कोई यदि मैं किसी को बोलूं 60 रुपये, 160 रुपये का टाटा एलेक्सी 10,000 हो जाएगा, हाँ। तो हंसने लग जाएगा। हाँ सर, वैसे ये सवाल मैंने जानबूझ के और इसलिए मैं बहुत पूछा। अच्छा स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ। आपको जब निफ्टी था 4500, सेंसेक्स था उस वक्त मेरे ख्याल से कितना था, सेंसेक्स होगा 7000, 1.5 हाँ, टाइम्स। 1.5 and 2 टाइम्स। तो राकेश जी को किसी ने इंटरव्यू में पूछा आपको मार्केट क्या लगता है, तो उन्होंने बोला 20,000। तो बोलता अच्छा, आपका कहना है 7,000 था तभी। आज सेंसेक्स 20,000 हो जाएगा? बोलता सेंसेक्स नहीं, निफ्टी। ओ भाई साहब। ठीक है। तो आपको यदि आपको मल्टी बैगर्स ढूंढने, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको अनसर्टेन सिनेरियोज का आपका एक विजन होना चाहिए कि क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारती टेली जब लिस्ट हुआ था 23 रुपए था। करेक्ट। ठीक है। उस वक्त कितने सब्सक्राइबर्स थे? अच्छा, मैं आपको और एक डाटा देता हूं कितना हो सकता है। 145 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। करेक्ट। हमारा जो पर सेविंग्स है, टोटल जो सेविंग्स होती है इंडिया की अराउंड 28% होती है। कितने परसेंटेज ऑफ सेविंग स्टॉक मार्केट में जाते हैं? 5 to 6%। हाँ, अभी तो तो कितना पोटेंशियल है? आपके कितने डीमैट अकाउंट डेली खुल रहे हैं? और जैसा और बेटर एग्जांपल देता हूं कितना हो सकता है। आप जेन टेक्नोलॉजी का स्क्रीनर खोलिए। ओके सर, मैंने ये आपको इसलिए सवाल पूछा ना, बिकॉज कुछ ब्लॉक ऐसे मेंटली होते हैं ना, मेंटली या फंडामेंटल से ब्लॉक्स हट जाएंगे। हाँ। अब ये देखिए, आप इसके नंबर्स पे आइए, ईयरली नंबर्स पे आ गया। अच्छा, अब आप देखिए इसका 2023 में प्रॉफिट क्या था? इसका 3 करोड़ था। 22 में 3 करोड़। 25 में प्रॉफिट क्या हुआ? 50 करोड़ नहीं, 25 में 25 में हो गया 300 करोड़। तो 100 गुना प्रॉफिट हो गया। हाँ। जब 100 गुना प्रॉफिट हो गया तो आपको 4 साल में बोला कि वे 100 गुना हो जाए, हो सकता है, हो गया। अच्छा, ये यदि 200, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 2023 में इसकी सेल्स क्या थी? 219 करोड़। करेक्ट। 2025 में प्रॉफिट क्या? 299 करोड़। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि अब तो उसका प्रॉफिट उसके सेल्स के इक्वल हो सेल्स के गया। इक्वल हो गया। तो यदि अगले 2 साल में सपोज इस कंपनी की टॉप लाइन अभी 974 करोड़ है और कंपनी ने ओपन गाइडेंस दी हुई है, ओपन गाइडेंस कि 3 साल में मेरी टर्नओवर 6000 करोड़ हो जाएगी क्यूमुलेटिवली। ओके। ठीक है। तो आप सोचिए, आप स्केल कैसे सोच सकते कि हैं? अभी जो इसका प्रॉफिट है, अभी जो इसका सेल नंबर है, शायद आने वाले टाइम आने में 3-4 साल में वो प्रॉफिट नंबर हो जाएगा। तो फिर प्राइस क्या होगा? प्राइस एक्सप्लोड होगा। तो आप, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब लिमिट्स क्रॉस होते हैं ना, तो आदमी क्या कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल रॉजर बेनिस्टर एक एथलीट था। उसने 1954 आई थिंक 1954 के पहले आई थिंक 90 ईयर्स तक कोई भी 1 मिनट
1 माइल 4 मिनट्स के अंदर नहीं भाग पाया। वो को बोलते थे कि 4 मिनट के अंदर 1 माइल भागना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। करेक्ट। रॉजर बेनिस्टर ने आई थिंक 19 आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई थिंक इट वाज 1954 उसने क्रॉस किया, और कुड बी 89 सम, आई मीन लेट्स, ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसने क्रॉस किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके 40 साल बाद 300 लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओह, क्योंकि 50 साल तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, मगर जैसे ही वो रिकॉर्ड टूटा मेंटल बैरियर खड़े हो गया, खुल गया। ओके, जैसे वनडे मैचेस में पहले क्या होते थे, किसी टीम ने 200 रन बना लिए, वो ये जीत जाएगी। करेक्ट। अब क्या होता है, वनडे मैच में एक प्लेयर 200 रन बना देता है। हाँ सर, वो तो आज 400 रन बनाने के बाद भी कोई नहीं बोल सकता वो जीत सकता है। करेक्ट। वो मेंटल बैरियर चेंज हो गया ना आपका। तो यदि मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है तो मल्टी बैगर में सबसे पहले आपको मेंटल ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको नया सिस्टम नहीं चाहिए, नया स्क्रीनर नहीं चाहिए, नया सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका माइंड का जो बैंडविड्थ है उसको चेंज करना है। और वो ऐसे चेंज नहीं होगा, उसके लिए एक बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए कई टेक्निक्स हैं, कई टूल्स हैं, जिससे आप अपना माइंड का जो बैंडविड्थ है उसको चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको ये सवाल मेरे पर्सनल रीज़न से मैंने पूछा, बिकॉज सर मतलब ये टॉपिक की अलग चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैंने सर को पहले भी बोला था ऑफ द कैमरा, बट मैं आप लोगों के लिए वापस से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि इतने सालों से जो विजय ठक्कर कर रहा था और आज जो विजय ठक्कर को पता है, जो नॉलेज है, अगर वो मुझे कोविड के पहले पता होता तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने कितने पैसे बना लिए होते, जो चीज़ें मुझे अभी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमेशा मेरा मन ऐसे बोलता है कि विजय तूने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और फिर मैं वैसे अपने आप को थोड़ा डीमोटिवेट कर देता हूँ। तो क्या सर ये फीलिंग आपके साथ भी कभी आई थी, और उसके बाद आपने क्या सोचा कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली? फिर अब स्टॉक मार्केट्स की खास बात क्या पता है, मार्केट्स फॉरवर्ड देखती हैं, मार्केट्स पीछे नहीं देखती। आपको रियर व्यू मिरर देख के चलाना ही नहीं है, आपको फॉरवर्ड देख के चलाना है। ठीक है। तो आपका पीछे वाला जो भी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूँ। हाँ। आप साइकोलॉजी में बहुत बड़ी रीडिंग है। हाँ। जो मैंने साइकोलॉजी के अब कई कोर्सेज वगैरह में काफ़ी बात की हुई है। हाँ। मैं आपको यदि स्टेटमेंट बोलूँ, आज तक के अपने 35 साल के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में मैंने एक भी बार लॉस नहीं किया है, एक भी ट्रेड लॉस नहीं किया, एक भी वीक लॉस नहीं हुआ, एक भी मंथ लॉस नहीं हुआ, एक भी ईयर लॉस। आप बिलीव करोगे? नहीं। मैं उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, या तो मैंने अर्न किया है या मैंने लर्न किया है, तो लॉस तो है ही नहीं मेरे लिए। तो जो मेरा लॉस है वो लॉस नहीं, वो लर्निंग है। तो आप यदि परसेप्शन चेंज कर लो कि आपने मिस नहीं किया है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आपका थॉट ही खत्म हो गया है। मैं समझ गया आपकी बात कि मुझे अपने आप को कोसने की जगह पे ये सोचना चाहिए कि मैंने अभी कितना सीख लिया। क्या सीख लिया? वो उस लॉस से आपने कुछ तो सीखा ना। लॉस नहीं है वो, दैट इज योर ट्यूशन फीस टू द स्टॉक मार्केट। करेक्ट। यदि आपने स्टॉक मार्केट को कुछ दिया है तो स्टॉक मार्केट ने वापस आपको बहुत कुछ दिया है। एक लेसन दे दिया, एक एक्सपीरियंस दे दिया। वो दोबारा मिस्टेक आप रिपीट ना करो। तो वो तो आपकी लर्निंग हुई ना, आपकी लॉस थोड़ी हुआ। ओके। तो अब मुझे आप अपने P&L को प्रॉफिट एंड लर्निंग कर लो। आप लॉस का कंसेप्ट हटा दो। P&L में लॉस नहीं है, या तो प्रॉफिट है या लर्निंग है, बस आपको लॉस हो गई नहीं। करेक्ट। आप मानो मतलब मेरे को लॉस हुआ ही नहीं है। अदरवाइज आप जैसे स्टॉप लॉस बोलते हो ना, वो लॉस है ही नहीं। स्टॉप एंड लर्न। भाई आपने किसी भी इवेंट से कुछ एक्सपीरियंस तो गेन किया है ना। करेक्ट। वो एक्सपीरियंस आपके आगे के लिए काम आएगा। सर ये आपका नेक्स्ट मॉडल है एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। आपने देखा होगा KDDL का भाव क्या हो गया, इथोस का भाव क्या हो गया। अब सारे इंडिया स्टॉक मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट बूम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज खूब पैसा बना रहे हैं, स्पोर्ट्समैन खूब पैसा बना रहे हैं। तो बियॉन्ड घर, गाड़ी, मकान, रोटी कपड़ा, मकान और इंटरनेट के अलावा क्या करेंगे? घड़ी लेंगे, महंगी गाड़ी लेंगे। तो क्या हो गया, लग्जरी वॉचेस जो KDDL है, सारे लग्जरी वॉचेस का डायल बनाती है। अच्छा। और KDDL का स्टॉक 200 से 2200-2800 रुपये हो गया। KDDL का ये चार्ट है, और ऑलमोस्ट ये 600 रुपीज़ से 3600, 3800। अब मगर क्यों हुआ? KDDL क्या करती है? एक कार्टियर वॉच बेचती है, एक टैग हॉर वॉच बेचती है, एक रोलेक्स वॉच बेचती है। दे आर द ओनली ऑथराइज्ड पीपल इन इंडिया टू सेल ऑल द लग्जरी वॉचेस। उनका जो सब्सिडरी इथोस,
KDDL इन सारे लग्जरी वॉचेस के लिए डायल्स बनाती है। ओके। तो इथॉस भी लिस्टिंग के बाद बढ़ गया, KDDL भी बढ़ गया। तो अब जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड आ रही है इंडिया में, बिकॉज एक लेवल के बाद जब आपके पास पैसा आएगा तब खर्च कहाँ करेंगे? सर ये इथॉस आपका आईपीओ एग्जांपल लग रहा है, हाँ, जो perfect example। आईपीओ के ब्रेकआउट के बाद इसने ऑलमोस्ट 200% टू टाइम्स रिटर्न दे दिया ये है। सारे वॉचेस में अब जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द जो सो कॉल्ड इंडियन गुरुज हैं, सब कोई 2000 करोड़ का नेटवर्थ है, किसी का 5000 का है, राकेश जी का 50,000 का है। वो खर्च किस पे करेंगे? नई महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी, महंगा घर। तो प्रीमियमाइजेशन एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स, करेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और हमने कवर किया है, प्रीमियमाइजेशन। आपको पता है कि रेडिको खेतान का एक लिकर का जो बॉटल है वो कितने का आता है? रामपुर सिंगल मॉल्ट विस्की 5 लाख। मुझे आइडिया ही नहीं था देखिए सर मैंने ये। लिखा है। तो अब क्या है कि सपोज आज रणबीर कपूर एक पार्टी दे रहा है, शाहरुख खान घर में पार्टी दे रहा है, हाँ, तो वो कौन सी विस्की पिलाएगा किसी को? जितनी महंगी पिलाएगा उतनी लोग अप्रिशिएट ठीक है। करेंगे उसको। ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट, इंडियन मार्केट में लग्जरी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। तो आप यदि रामपुर यदि 1000 बोतल बेच के एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा बनाती है, उतना पैसा वो 2 बोतल बेच के बनाएगी। और सर ये स्टॉक ने मंथली में 120 पे क्रॉस हुआ था मेरे हाँ, ख्याल से। मतलब यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई 220 पे हुआ था। अच्छा, 2800 रुपये। हाँ, और अभी ये 2500-2600 रुपये चल रहा है। तो अगर मैं इसका रिटर्न देखूँ तो ये वहाँ से लेके हाई तक ऑलमोस्ट 12 टाइम्स हो गया। ठीक है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं। क्यों बना कि अल्कोहल सी हाईएस्ट डेमोग्राफिक्स हैं हमारे, यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन पैसा बनाने के बाद कहाँ स्पेंड करेगी आप देखिए? एंजॉयमेंट के लिए। तो ये चीज़ तो बिकनी है। ये थोड़ी रिच यंग पीपल है। ठीक है। अच्छा, प्लस प्रीमियमाइजेशन कर लिया इसने। हाँ, मतलब एस्पिरेशनल भी आ गया। एस्पिरेशनल भी आ गया, प्रीमियमाइजेशन भी आ गया, डेमोग्राफिक भी आ गया, साथ में चार्ट भी है, साथ में नंबर भी है। तो आपको क्या 5 का कॉकटेल। जैसे आपने ये फ्यूचरिस्टिक थीम बोला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है। आप वो उसका ओलेक्ट्रा का चार्ट खोलिए। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बसेस बनाए इन्होंने। हाँ, मुंबई में जितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं मोस्टली JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा। आप देखिए क्या हुआ। राइट। ये स्टॉक भी मतलब ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से भी देखें 250 से चला है, उसके पहले इसने अगेन ये एग्जांपल प्रूव करता है फर्स्ट टाइम क्या होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा राइज देगा, हो सकता है 2x दे दे, फिर नीचे आएगा, फिर आपको एक री एंट्री का मौका देगा। करेक्ट। ये स्टॉक तो वो डाउ थियरी के बेसिस पे हायर हाई हायर लो बनाते गया था। 100 रुपए की चीज 2000 रुपए। और दूसरा आपने बोला JBM ऑटो। ये स्टॉक ने तो नॉन स्टॉप एक रैली ली, मेरे ख्याल से 100 रुपीज से ये चला और 1200 हो गया सर। तो कंसेप्ट क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई, तो जिसने फर्स्ट एंट्री ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। करेक्ट। इट वाज वेरी वेरी क्लियर। अब न्यू प्रोडक्ट का और एक अच्छा एग्जांपल है, महिंद्रा XUV 700 जैसी आई, देखिए उसकी बुकिंग्स 2 साल की बुकिंग हो गई। और सर इवन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जैसे यहाँ पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ब्रेकआउट जो हुआ था 2018 के बाद 2022 में हुआ था, और तभी ये 900 रुपये के आसपास था, और अभी तो 3200 हो चुका है, और वापस से वहाँ पे कंसोलिडेट अब आप करके। उसको देखिए XUV 700 लॉन्च कब हुआ था? आसपास का डेट होगा। सो क्या कंसेप्ट क्या था? न्यू प्रोडक्ट। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं XUV 700 लॉन्च डेट। तो वो थी सर 2021, जो अगस्त में हुआ था 2021 में, और इसने ब्रेकआउट 2022 में दिया है। तो 1 साल पहले, मतलब हाँ। 1 साल पहले 1 साल बाद एक्चुअली इसने 2021 में वो प्राइस को टच किया था, फिर वहां पे एक मार्केट साल। यहाँ रिएक्शन देखना चाहेगी कि लॉन्च के बाद कितनी बुकिंग हो रही है। और इसकी न्यूज भी आई थी कि ये बहुत बुकिंग हो चुकी है इसकी, इवन इसके थार में भी हमेशा news आई ये थी। क्या होगा, ये आपकी परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी, या तो पहले हो जाएगी या 6 महीने बाद हो जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक कंसेप्ट का प्राइस से परफेक्ट सिंक नहीं मिलेगा। करेक्ट। उसके बाद अपने यहाँ पे सारे थीम्स बताए हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो अब आप सकते सबसे बड़ा थीम है AI। कौन से सॉफ्टवेयर कंपनीज खूब बड़े हैं? परसिस्टेंट देखिए, बिकॉज परसिस्टेंट वाज बिग इनटू AI। ओके। टाटा एलेक्सी वाज बिग इनटू AI। सोलर विंड एनर्जी के एग्जांपल्स दिए हमने। ठीक है। डिजिटाइजेशन का तो जो सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन का जो एग्जांपल है वो स्टॉक मार्केट, CDSL, BSE, BSE देखो सर,
कैम्स, 500 वाले स्टॉक ने ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से 6000 का प्राइस मारा था। और आप बीएससी का चार्ट खोलिए। यस सर, बीएससी में मैं आपको फिर मेरा अपना एक एग्जांपल बताऊंगा जो आपको मैंने ऑफ द कैमरा बता दिया है। अब ये देखिए, आप बोल रहे कितना जा सकता है सर, ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, मेरा एक मेथड है, मैं रेंज कैलकुलेशन करता हूँ टारगेट के लिए। तो मैंने बीएससी का रेंज कैलकुलेशन यहाँ पे किया था और मैंने, वो बोलते हैं ना, एक मेंटल ब्लॉक था कि ये भाई इतना ही जाएगा। तो ये जो रेड लाइन मैंने बनाई हुई है ना, वो मैंने ऐसा सोचा था कि ये स्टॉक यहाँ तक ही जा सकता है। और देखो एक्चुअली 1006 के बाद ये स्टॉक 3000 हो ये गया। मेरा इसमें एक कंसेप्ट है, वो अभी बहुत शॉर्ट पीरियड है हमें डिस्कस करने के लिए, बट वो इस कंसेप्ट से मैंने एक टेक्निक निकाला हुआ है कि आपके स्टॉक्स कितने गुना हो सकते हैं। वो कभी हम डिटेल में बाद में कभी करेंगे। तो सर ये तो इसने एक्चुअली 133 में आफ्टर स्प्लिट बोनस, इसका जो डेटा है 133 में ब्रेकआउट दिया था, फिर ये ऊपर में गया था, ऑलमोस्ट 2x हुआ था। वापस से ये 2023 में इसने रीटेस्ट किया था और ये स्टॉक वहाँ से लेके अब तक ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 21 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो आपका वही है कि कितना जाएगा वो क्वेश्चन हटा लें और कितना क्यों जा सकता है इस पे फोकस करें। करेक्ट। आपको माइंड खोलना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड व्हाट नॉर्मल थिंकिंग डज। आपकी थिंकिंग नॉन लीनियर होनी पड़ेगी। मोस्टली मल्टी बैगर्स के जो वन ऑफ द फंडामेंटल जो रेशियो होता है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मेजर करता है? आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस की कैसी है, आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं कितना कैपिटल एम्प्लॉय करके बना रहे हैं। तो वो हायर द आरओसी बेटर इट इज। और वन ऑफ द थिंग्स मैंने जो आरओसी में बाकी और जगह काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपना आरओसी क्रॉस करती है 15 का थ्रेशोल्ड लेवल, उसके बाद रियल एक्सप्लोजन होता है। अब मैंने जो पिछला चार्ट दिखा, पिछला जो एग्जांपल दिखाया था, ये सारे हमारे, आप देखिए जेन का 44% आरओसी है, न्यूलैंड का 33, पेज का 45, सीडीएसएल का 42, आइशर का 32, एवेंटल का 47, मेज़ागॉन, सारे के सारे मल्टी बैगर है। और सारे के सारे स्टॉक मिनिमम 5 गुना से 10 गुना हुआ है। करेक्ट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो आपको बताएगा, यदि आपको एक अच्छा पैटर्न मिल गया, उसका आरओसी 5% है, वेरी लिटिल चांसेस दैट इट कैन बी अ मल्टी बैगर। करेक्ट। इट कैन बी अ डिसेंट ग्रोथ स्टॉक बट इट कैन नॉट बी अ मल्टी बैगर। ठीक है। क्योंकि मार्केट पी कब देती है? जो बहुत हाई आरओसी होता है। ये टेक्निकल हमने आरएसए काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने पहले बताया था 70-30 की जगह आप 60-40 लेवल्स यूज़ करिए। तो 60 के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन होता है, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन होता है। और यदि अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स मिल जाए, डेली, वीकली, मंथली, इनफैक्ट मैं मल्टी बैगर्स में क्वार्टरली चार्ट्स भी देखता हूँ। ओके। तो क्वार्टरली चार्ट के ब्रेकआउट अबव 60 ऑल टाइम हाइस विद ह्यूज वॉल्यूम्स आर इंडिकेशन समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है। सी मार्केट में एक बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है, बाई लो सेल हाई, मतलब सस्ता खरीदो। मेरी फीलिंग है बाई हाई सेल हाई, यार आप महंगा खरीदो और महंगा बेचो। करेक्ट। ये आपने एग्जांपल दिया है ब्रिटानिया का। देखिए इसमें डेली चार्ट में 60 के ऊपर है आरएसआई। हाँ। अगला करिए आपका मंथली चार्ट में 60 के ऊपर आरएसआई। करेक्ट। वीकली चार्ट में वीकली था, ये मंथली है अगेन। तो जो पैटर्न, अब आप ये वाला पोर्शन देखिए इन बिटवीन 2013 से 2016, यहाँ पे देखिए आपका कैसा आरएसआई बिहेव कर रहा है। यहाँ पे राइट। ये आपका स्टॉक क्या था? 400 रुपए का 3000 रुपए हो गया। करेक्ट। फ्रंट लाइन स्टॉक, फ्यूचर्स का स्टॉक 7 टाइम्स, विच इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, हाँ ये सेम ब्रिटानिया मैंने तीनों एक ही टाइम फ्रेम में दे दिए, डेली, वीकली, मंथली। चोला फाइनेंस डेली, वीकली, मंथली। तो मैं जैसे पहले भी बोला है आपको, यदि आप एक अप्रोच यूज करोगे तो बहुत सारे लिमिटेशंस होंगी, आप पूरी पिक्चर राइड नहीं कर पाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। आपने कितना भी अच्छा चार्ट देख लिया हो, मगर वो चार्ट की रीडिंग आप 3:30 के बाद करते हो और 9:15 से 3:30 योर इमोशनल ब्रेन इज सुपर एक्टिव। ग्रीड, फियर, होप, पैनिक, यूफोरिया, ये सब आपके हावी हो जाते हैं। यू आर नॉट योर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग 9:15 to 3:30, यू आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग। सो आपको टेक्नो फंडा अप्रोच के साथ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में यदि मल्टी बैगर स्टॉक्स राइड करने हैं, ढूंढने नहीं, राइड करने हैं,
राकेश झुंझुनवाला तो एवरी टीवी चैनल पे एवरी 6 months ही यूज्ड टू कम एंड से बाय टाइटन, बाय टाइटन, बाय टाइटन. आई एम होल्डिंग टाइटन एंड ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग हिज पोजीशन इन टाइटन. At one point of time, I think he had 20,000 crores of Titan. ओ बाप रे. One stock was 20,000 crores. So that is the mindset is what differentiates. So आपको edge मिलेगा. अब जैसे इसमें देखिए एक छोटा सा मैंने एक इंडिकेटर लगाया है जिसमें आप पूरा राइड कर सकते हो. तो इसमें कहीं सेल सिग्नल ही नहीं आया. और इस बीच क्या हुआ, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मल्टी बैगर बनते हैं पी एक्सपेंशन से. अर्निंग एक्सपेंशन तो चाहिए, मगर पी एक्सपेंशन इसकी पी 45 से 200 हो गई. फिर एक लेवल पे जब वो ओवर वैल्यूड होता है वहाँ से करेक्शन. अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने बोला आपको पेसिमिस्टिक लोग कभी बड़ा पैसा नहीं बनाते. आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा. अब इंडिया में कोई आया फंड मैनेजर और टूटी फूटी सड़कें देख के एयरपोर्ट से ही चला गया, वो नेगेटिव है. यदि वो टूटी फूटी सड़कें देख के वो सोचे कि अब तो इतनी सड़कें और बननी है, ये तो बॉम्बे में इतनी सड़कें बननी है, मेट्रो बाकी टायर 2 सिटीज में कितनी बनेंगी, टायर 3 में कितनी बनेंगी, विलेजेस में कितनी बनेंगी. तो सेम देखने का नजरिया ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. यदि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो पैसा बनाओगे, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो कभी पैसा नहीं बनाओगे. करेक्ट. तो अगेन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो पिछला वाला स्लाइड मैंने कवर किया है कि आप जब एक स्टॉक खरीदते हैं, आप प्राइस के कारण खरीदते हैं कि बिजनेस के फंडामेंटल्स के कारण खरीदते हैं. यदि बिजनेस के फंडामेंटल्स के कारण खरीदते हो तो आपको माइंडसेट का ओनर होना चाहिए. आपने सपोज बीएसई के 1000 शेयर ले लिए, अपने आप को मालिक समझना शुरू कर दो, मैं बीएसई का मालिक हूँ. आज बीएसई में 5000 करोड़ की टर्नओवर हुई, इतनी उसको एक्सचेंज इतनी फीस आई, तो वो फीस का मैं 0.00001% का मालिक हूँ. मेरा एक दोस्त है ना सर, उससे मैं बात करता हूँ तो उसके स्टॉक में जो भी उसके पास होल्डिंग है ना, वो बोलता है हमारी कंपनी ने अभी ये ऑर्डर मिला है हमारी कंपनी को. तो मैं उसको चिढ़ाता था, अबे साले तू हमारी कंपनी क्यों बोलते हैं, पर अब मुझे समझ में आया वो क्यों बोलते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द माय फर्स्ट विजिट्स टू एनी प्लांट वाज कैरियर एयरकॉन. ओके. इट वाज आई थिंक 1990s. द स्टॉक वाज 25 रुपीस. हाँ. तो मेरे एक दोस्त ने बोला कैरियर एयरकॉन चलते हैं, इससे मिल के आते हैं. हाँ. मगर मीटिंग मिलेगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी. तो मैंने फ़ोन किया तो वो रिसेप्शन में उठाया, उसने बोला कि आप कौन बोल रहे हैं. मैंने कहा मैं कंपनी का शेयर होल्डर प्लस मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, मालिक बोल रहा हूँ मैं. हाँ. हिंदी में शेयर होल्डर तुम्हें नहीं समझ आया तो मालिक बोल रहा हूँ. हाँ. बोलते आप मालिक कैसे हुए? मैंने कहा मैं शेयर होल्डर हूँ. हाँ. तो कंपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे को आपसे मिलना है. हाँ. मेरे को समझनी कि मेरी कंपनी कैसा कर रही है. अच्छा. मैं शेयर होल्डर हूँ भाई, चाहे वो 1000 शेयर हो चाहे 100 शेयर हो. सो मोमेंट आपने यदि ये माइंडसेट बना लिया, तो उसका जवाब क्या था सर? तो वो नहीं वो मंदी का मार्केट था तो बुला लिया. ऐसी होता क्या जब नहीं ये वाला जवाब नहीं, जब आपने मालिक बोला तब वाला जवाब. नहीं, वो हंसने लग गया. मतलब मालिक नॉट इन द लिटरल, बट टेक्निकली तो राइट ही थे ना सर आप. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टॉक मार्केट इज यू कैन बी ओनर्स ऑफ 100 बिजनेसेस. रियल लाइफ में आपको एंटरप्रेन्योर तो एक ही बिजनेस चला सकते हो ना. यहाँ आप टाटा स्टील में भी स्टेक ले लो, जेन टेक्नोलॉजी में भी ले लो, बीएससी में भी ले लो, सीडीएसएल में भी ले लो, तो आप 10 कंपनी के मालिक हो गए. तो 10 कंपनी आप सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपका घर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी है सपोज, 3 महीने रेंट पे नहीं लगा तो आप बेच दोगे क्या इसको? नहीं बेचोगे. नहीं बेचूंगा क्योंकि ये तो मेरी एसेट है ना आपकी. हाँ. तो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है. हाँ. सोच समझ के इन्वेस्ट किया, उसका बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है इसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. तो किसी कारण रशिया यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई या ट्रंप ने कुछ बोल दिया, प्रमोटर का इशू हो गया, प्रमोटर शेयर प्राइस गिर गया, तो बेच दोगे क्या? मतलब मेरी कंपनी है तो मैं दूसरे दिन बेच के दूसरे जगह चले जाऊंगा. तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि क्या इस इवेंट से मेरे कंपनी को लॉन्ग टर्म में कुछ फर्क पड़ता है. करेक्ट. आज क्या होता है, जैसे ही वॉर होता है लोग बेच देते हैं. सिर्फ एक ही एक फैक्टर देखना है, वॉर होने के बाद क्या क्रूड प्राइस कितना गिर रहा है. हाँ. और सर ये है ना मेरे कितना बढ़ रहा है. बल्कि वॉर के कारण यदि क्रूड प्राइस गिर रहा है तो इंडिया के फिस्कल डेफिसिट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है. सर ये जो बड़े बड़े टर्म्स है ना, फिस्कल डेफिसिट, हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, मैं जब अपना करियर शुरू किया था ना, मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड इवेंट्स में जाता था, वहाँ पे फंड मैनेजर आके बोलते थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि क्या तुम लोग बात कर रहे हो यार, कौन सा स्टॉक लेना है वो बोलो. मैं तब की बात कर रहा हूँ. बट आज मुझे समझ में आता है कि ये बातें क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी मेन साइकोलॉजी को. 2014 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों एक बुलिश मूड है? क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट ने खर्चे कम जितने कर सकते थे किए, एफिशिएंसीज इंप्रूव की, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया,
और जो आपका सबसे बड़ा एसेट था, जहां सबसे बड़ा पैसा गवर्नमेंट का ब्लॉक था, वो है पब्लिक सेक्टर, जो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, वहां परफॉर्मेंस होना शुरू हुआ, ऑर्डर्स आने शुरू हुए। डिफेंस, अब हम बिगेस्ट इंपोर्टर्स थे, इंडिया वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस, विच स्टिल इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years इट बिकम अ बिग एक्सपोर्टर। सो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हुआ। कोविड के बाद स्पेशली बड़ी बूम क्यों आई? क्योंकि गवर्नमेंट के अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज किए, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, तो उसके कारण गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए, तो नेचुरली यहाँ के कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। बेस्ट वे कोई भी चीज़ समझने के लिए, आई थिंक प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग यदि मिल जाती है तो बहुत ही हेल्प होता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में उनको फॉलो कर ले जिन्होंने खूब वेल्थ क्रिएट किया, तो मैं उनको बेसिकली अपना गुरु मानता हूँ। तो उन सब में क्या क्वालिटी थी? सबसे बड़ी क्वालिटी थी पेशेंस। शेयर खरीदने के बाद आप सोचो कि उसी दिन बढ़ जाएगा या उसी हफ्ते बढ़ जाएगा, उसी महीने बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यदि आपको इनकम क्रिएट करना है तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, बट पैरेलली यदि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशनल वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ, तो आपको स्टॉक्स लेके होल्ड करना पड़ेगा। और आप कभी अपने रियल एस्टेट के प्राइसेस रोज नहीं देखते कि आपके घर का प्राइस कितना ऊपर हुआ नीचे हुआ, बट स्टॉक के प्राइसेस रोज देखते हैं। तो वो टेम्पटेशन आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है वो आपको रेजिस्ट करनी पड़ेगी। तो यदि आपको पेशेंस है, विजन, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे जो भी थीमेटिक इश्यूज चीज़ें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक दूर की सोच रखनी पड़ेगी। और कंपनी के बिजनेस मॉडल पे फोकस करिए, ना कि कंपनी के प्राइस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए जब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। और यदि आपको ये कंपनी अच्छी समझ आ गई, ये ग्रो करेगी, तो उसमें एक रीजनेबल एलोकेशन 4-5% ऑफ पोर्टफोलियो की करिए। पता लगा आपने एक मल्टी बैगर तो ढूंढ लिया, मगर आपने 100 शेयर लिए, विच इज़ नॉट इवन 0.1% ऑफ योर पोर्टफोलियो, तो आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मिस्टर रमेश दमानी का। इन्होंने 40 रुपये पे यूनाइटेड स्पिरिट ढूंढा, खरीदा, टीवी पे खुला आके बोला खरीदो, और क्यों खरीदो स्टिल बोला। उन्होंने बोला कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, लिकर दुखी होता है तो भी पीता है, सुखी होता है, खुश होता है तो भी पीता है। पार्टीज होती हैं, पहले पार्टीज महीने में एक होती थी, आजकल हर रीजन के लिए एक पार्टी होती है, वीकेंड पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, सेलिब्रेशन पार्टीज होती है, मैरिज पार्टी। तो अब जो पार्टी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आया है, वर्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई आप रीजन ढूंढ रहे होते हैं सेलिब्रेट करने का। करेक्ट। और ये 200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही थी, और उनको लग रहा था पूरी इंडियन मार्केट, पूरी इंडियन लिकर मार्केट 50% पे मिल रही है। स्टॉक वहाँ से 35x हो गया। ये रमेश दमानी जी का यदि आप छोटा सा एक 1 मिनट का एक इंटरव्यू है, आप सुन लीजिए, सो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि वाई बॉट यूनाइटेड स्पिरिट्स। करेक्ट। सिमिलर राकेश जी ने सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएट टाइटन से। सो जैसे मैंने, मेरे ख्याल से फिगर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बोल दी थी, 15,000 करोड़, हो सकता है उस बात के ये पुराना डाटा हो 11,000 करोड़ का। एक टाइम पे उनके पास करीब 11 से 15,000 करोड़ का टाइटन था। तो उनका ये रियलाइजेशन था, जिसे हमने डिसाइड किया वैल्यू माइग्रेशन। लोग ज्वेलरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से खरीदने के बजाय यदि आप टाटास के शोरूम में जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को ये 24 कैरेट का गोल्ड मिल रहा है या 22 कैरेट का मिल रहा है, ना कि मेरे को ये 18 कैरेट का गोल्ड दे रहा है। करेक्ट। तो ये टाइटन का जो सक्सेस है वो वैल्यू माइग्रेशन थीम का डायरेक्ट इफेक्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। तो उस वक्त जैसे मैंने बोला, लीडर पकड़ लो, और टाटा से ट्रस्टेड ब्रांड कोई नहीं है। सेम मिस्टर मधुसूदन केला जो रिलायंस विजन फंड के फंड मैनेजर थे, उन्होंने डीवीज लैब लिया, दैट वाज 100 बैगर फॉर हिम, और उन्होंने रियलाइज किया कि फार्मा में द कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इट वाज अ वेरी स्केलेबल बिजनेस। मल्टी बैगर में स्केल मिलना चाहिए, मतलब वो 1 रुपये का मतलब सपोज वो कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उसको 100 to 500, 500 to 1000, 1000 to 10,000 का पोटेंशियल होना चाहिए। करेक्ट। प्रोमोटर का बहुत अच्छा रेपुटेशन था, उन्होंने इसमें 100 टाइम्स पैसा बनाया। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल मिस्टर विजय केडिया, मैं इनको एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बोलता हूँ। ये जो कोई भी नहीं सोचते हैं, वो वहाँ से उनके आइडियाज ऐसे सोच के लाते हैं। सारा सैनिटरी वेयर में इन्होंने 25 रुपये पे खरीदा, बहुत ही पेशेंट इन्वेस्टर, 12 साल होल्ड किया और 16,000 गुना पैसा बनाया उसमें। सर हम तो यहाँ पे 10 गुना 20 गुना की बात कर रहे हैं, इन्होंने 16,000 ये गुना। एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, बट ऐसे एग्जांपल्स आपको इंस्पायर करते हैं राइट कि आप भी बना सकते हो। ऑल दैट यू नीड इज पेशेंस टू होल्ड। पेशेंस। भारती एयरटेल, आई थिंक दिस वाज अ स्टॉक विच एवरीवन शुड हैव बॉट। जो भी टेलीकॉम में मोबाइल फोन जिसने यूज करना शुरू किया, उसको ये पता लग गया था कि दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज, टेलीकॉम वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज,
एंड टेलीकॉम फिर हमको धीरे धीरे पता लगने लगा कि वॉइस से डाटा का क्या पोटेंशियल है। आज की मोबाइल पे हम टीवी वो सारे पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बात करते हैं और सारे ट्रांजैक्शंस ही मोबाइल पे करते हैं। सो बाइंग भारती वाज द सिंपलेस्ट थिंग, कॉमन सेंसिकल थिंग। यू नीड नॉट टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू बट इट। बट इंपॉर्टेंस क्या था, आप बाई करके उस जर्नी में होल्ड करो। ठीक है, आप ट्रेड भी करो। और इनफैक्ट बेस्ट काम क्या कर सकता है एक टेक्निकल ट्रेडर, ट्रेड करे, जितने भी भारतीय टेली में उसने ट्रेड किए उतने ही शाम को इन्वेस्ट कर ले। इनफैक्ट दिस इज वन थिंग विच आई डू इन माई पोर्टफोलियो। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसी दिन शाम को 50% ऑफ प्रॉफिट उसका इन्वेस्ट कर देता हूँ किसी एक स्टॉक में। ओके। जैसे आज की डेट में सपोज मेरे को CDSL अच्छा लगता है और आज मैंने ट्रेड किया, मैंने 50,000 रुपये बना लिए, तो 25,000 का शाम को CDSL ले लूंगा। कल मैंने फिर 50,000 रुपये बनाए, फिर 25,000। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में जैसे ही आप स्केल करते हो, आपका एक भी खराब ट्रेड हुआ, आपका पैसा फिर नीचे साफ, जैसे स्नेक एंड लेडर गेम आपने देखा हुआ है ना। आप धीरे धीरे हर आदमी 50, 60, 70 तक पहुंचता है, मगर 70 से 90 तक हर दूसरे घर में एक सांप मिलता है आपको। 99 पे सांप है। 99 पे सांप मिलता है, वो आपको नीचे ले आता है। तो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में स्केल बढ़ाना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट में स्केल बढ़ाना बहुत ईजी है, क्योंकि आप बिजनेस खरीद रहे हो। तो एक ट्रेडर यदि अपने 50% ऑफ प्रॉफिट्स को यदि इन्वेस्टमेंट में ना करे, गोल्ड सिल्वर ही खरीदता रहे, और वो भी अपने आप में बड़े इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। यदि आप हर ट्रेडर एवरी वीकली बेसिस या डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे 50 to 75% अपने प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट कर ले, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वुड हैव कंपाउंडेड हिज वेल्थ बाय अनइमेजिनेबल टाइम्स। जिंदल स्टील एंड पावर, मिस्टर सुनील सिंघानिया का बहुत अच्छा पिक था। कोइंसिडेंटली मैंने भी ये 150 रुपीज़ पे पिक किया था, एक रिसर्च रिपोर्ट भी बनाई थी। एंड ये स्टॉक इन 6 years इट वेंट 200 times। और मैंने जैसे बोला था कि कमोडिटी साइकिल गिव्स यू द फास्टेस्ट रिटर्न, बिकॉज वो 6 साल में स्टील्स का एक बहुत अच्छा सुपर साइकिल आया था। करेक्ट। तो स्टॉक 200 गुना हो गया था 6 साल में, 6 साल में, 2002 से 2008 के बीच में। इनफैक्ट ये मेरी एक रिपोर्ट भी है, जो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, पूरी 18 पेज की एक इन डेप्थ रिपोर्ट बनाई थी, और इसमें टेक्निकली एक चार्ट भी डाला था। हाँ, नीचे दिख रहा है। राइट। तो यदि आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल कंबाइन कर लें, और आज के ज़माने में तो और इजी है, क्योंकि 2002-03 में आपको ये सब यूट्यूब्स में और मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब तो वर्चुअली आप कॉन कॉल्स लाइव हो जाते हैं, AGMs लाइव हो जाते हैं, आप मैनेजमेंट के इंटरव्यूज AGM में जो क्वेश्चन बिना जाए पूछ सकते हो आप, और सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है एट द सेम टाइम। ऑल दैट यू हैव टू डू इज डू सम डीप डाइव इनटू इट, पढ़ना है। एंड ये मेरा एक फेवरेट स्टोरी है मल्टी बैगर के लिए, बैम्बू शूट पैटर्न। इनफैक्ट ये जो बैम्बू ट्रीज होते हैं, ये 4-5 साल बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं। तो आपने बैम्बू सीड डाल दिया, और आप रोज देखते रहे, 4 साल तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। सडनली 5वें साल आपको 100 फीट का बैम्बू ट्री मिल जाएगा। तो दिस टेल्स यू द लर्निंग द पावर ऑफ पेशेंस। जैसे मैंने पैरेटो प्रिंसिपल बताया था, 80% ऑफ प्राइस मूवमेंट कम्स इन 20% ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये 80-20 प्रिंसिपल हर जगह है। जो पूरा वर्ल्ड में जितना पानी है, ओनली 20% इज यूजफुल, बाकी सब सी एंड ओशन का पानी है। करेक्ट। किसी भी टीम में भी देखिए, ओनली 20% परफॉर्म। किसी भी मिनिस्ट्री में भी देखिए, सरकार में भी देखिए, 20 लोग 20% ही काम करते हैं। तो इवन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 20% है, 80% है। राइट। मिड कैप की जर्नी में भी ऐसी होता है, 80% ऑफ जो प्राइस जो है मूवमेंट, वो कम से लास्ट 3-4 ईयर्स के पीरियड में 20% ऑफ टाइम में आता है। जो मैंने एक्सप्रेसवे का एग्जांपल दिया था, ये माइंडसेट हमें चाहिए। जैसे लिवरमोर जो बहुत बड़ा ट्रेडर था, वो खुद बोलता था, बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग, इट इज इन वेटिंग। एंड फिलिप फिशर एलोकेशन के बारे में बड़ा अच्छा कोट है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम अर्निंग लॉट ऑफ लिटिल प्रॉफिट्स, आई वांट वेरी वेरी बिग प्रॉफिट्स एंड आई एम रेडी टू वेट फॉर। ये मैंने एलोकेशन का एक और अच्छा एग्जांपल है। स्मॉल पोजीशन इन अ मल्टी बैगर स्टॉक इज टैंटामाउंट टू अ मिस्टेक, इनफैक्ट इट इज अ क्रिमिनल ब्लंडर। करेक्ट। आपने एक अच्छा मेहनत करके एक स्टॉक ढूंढा भारतीय टेली, और आपने 200 या 400 स्टॉक लिए, वो इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो का 5% होना चाहिए। और रमेश धवानी जी जो बोलते हैं कि मल्टी बैगर यदि हो और आपके पोर्टफोलियो में मीनिंगफुल डिफरेंस ना हो, स्टॉक बढ़ गया होगा 5 गुना, बट आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़ा, वो आपके एलोकेशन से बताएगा। करेक्ट। तो यही 2 और कोट्स हैं, फिल फिशर और पीटर लिंच के। करेक्ट।
सो विजन यहीं से आएगा. इफ यू कैन सी द फ्यूचर यू कैन ओन इट. एंड ये एक ट्रेडर के लिए भी जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए भी जरूरी. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट और रॉन्ग. करेक्ट. ये एक 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है. स्टैनफोर्ड प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल था. उसने एक टेस्ट किया था. उसने स्कूल के 20 बच्चे लिए और उनको कैमरा में रिकॉर्ड किया और सबको एक एक चॉकलेट दिया. ओके. और उनको बोला कि यह चॉकलेट खा सकते हो, मगर जो 5 मिनट वेट करेगा उसको एक और चॉकलेट मिलेगा. और 5 मिनट बाद बोला जो एक और 5 मिनट वेट कर सकता है उसको एक और चॉकलेट मिलेगा. ओके, मतलब हर 5 मिनट में एक चॉकलेट बढ़ रही थी. और मगर उसमें क्या है, 2 या 3 बच्चे ही करीब 15-20 मिनट और 1 घंटा वेट कर पाए. और उसने इन सब का 20, 25, 30 साल बाद या 40 साल बाद इन सब को रिव्यू किया. जिसने सबसे ज़्यादा वेट किया वो बना CEO ऑफ अ कंपनी. ओके. जो उससे थोड़ा कम वेट किया वो था मैनेजरियल पोजीशन, और जो बिल्कुल तुरंत खा लिए. सो व्हाट द लेसन इज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डज नॉट क्रिएट वेल्थ. आपने शेयर खरीदा, 10 रुपये बढ़ गया, तुरंत बेच दिया, तो आप ट्रेडर ही रहोगे. यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इन्वेस्टर बनना है. इन्वेस्टर बनना है तो पेशेंस होना है और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है. सही है. ट्रेडिंग करिए, बट मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. T20 और वनडे का जो भी प्रॉफिट है वो 5 डे मैच में लगा दीजिए आप. करेक्ट. दिस इज मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट. आई थिंक विद दिस वी आर डन, बिकॉज वन इस एक पॉडकास्ट में एक लिमिटेड टाइम होता है और सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. तो सर अभी मैं तो ये पॉडकास्ट से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा. और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर, अब तक आपका सबसे बेस्ट रिटर्न कौन से स्टॉक ने दिया और कितना टाइम्स रिटर्न दिया है? आई थिंक मेरा 2 बेस्ट स्टॉक्स थे मेरे लाइफ के. एक जिंदल स्टील एंड पावर जो 6 ईयर्स में 200 टाइम्स हुआ. 6 ईयर्स में 200 टाइम्स हुआ. बट टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, आई कुड नॉट राइड द होल ट्रेंड एंड आई कुड नॉट बाय बिग क्वांटिटी बिकॉज दैट वाज स्टिल आई वाज नॉट दैट वाइज. तो जैसे मैंने बोला ना, ढूंढना और रखना दोनों में फर्क है. द सेकंड बेस्ट स्टॉक व्हिच गिव मी अ ह्यूज रिटर्न was Zen Technologies. I bought the stock somewhere at 20 rupees. The stock is now 1800 rupees. It went to high of 2600 rupees. And I still own around 20%, 30% of what I bought. 70% बेचा है, but वो 20-30% भी यदि 20 रुपये से 1800 रुपये की जर्नी आप 90 टाइम्स कर लो तो it creates big wealth. I had a lot of conviction in it. मैंने बहुत लोगों को बोला और मैंने मेरे ख्याल से 500 लोगों को बोला होगा. जहाँ तक मुझे ध्यान है सिर्फ 5 या 6 लोगों के पास अभी वो स्टॉक है. वो भी थोड़ा सा है, बट सारे लोग ने बेच दिया एंड दे रिग्रेट. एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं. रिग्रेट वाई यू बॉट लेस, वाई यू सोल्ड अर्ली और वाई यू सोल्ड एट ऑल. यही 3 रिग्रेट्स होते हैं. और उसमें जितना खुशी होती है उससे ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं, क्योंकि आपने उतने पैसे बनाए नहीं होते. और बाद में जैसे आपने बोला ना, पास में मैं सोच रहा हूँ ये होता तो ये हो गया होता, वो होता तो ये हो गया था. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहते हैं कि इतने पैसे बन चुके होते हैं मेरे पास. एक गाना भी है ना, ये एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये वो, मतलब ठीक है. तो सर ये तो आपका एक्सपीरियंस था इन गुड स्टॉक्स, पर आज तक का आपका ऐसा बैड एक्सपीरियंस, वर्स्ट स्टॉक क्या है? बहुत सारे थे, बट ओनली थिंग मैंने क्या किया कि एटलीस्ट उनसे बाहर निकल गया. 1-2 स्टॉक्स मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज मैं मैनेजमेंट्स को जानता हूँ. कल को वो बोलेंगे कि हमारे स्टॉक के बारे में बैड पब्लिसिटी कर रहे हो. वन ऑफ द स्टॉक्स, सी 2 वे से आपके खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं. एक, वो शेयर बढ़ता तो है बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है. आप सोचते 2-3 साल में बढ़ेगा, पता लगा 6 साल हो गए. और एक होता है बढ़ता ही नहीं है. तो बढ़ता ही नहीं तो एटलीस्ट आप बाहर निकल जाते हो. मैं बाहर निकल गया उसमें से. और जैसे जब भी क्रैशेस हुए हैं मार्केट में, चाहे 2008 का हुआ है या कोविड का हुआ है, उसमें मुझे भी लॉसेस हुए हैं. बट चूंकि मेरा जैसे उसको मैं लॉस नहीं मानता, उसको लर्निंग मानता हूँ, तो इमीडिएटली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग. एंड मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, क्यों हुआ लॉस, किस लिए हुआ लॉस, क्या लर्निंग सीखा. एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक. मिस्टेक्स होते रहते हैं बट एटलीस्ट ब्लंडर्स ना हो. तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स तो बहुत है, बट बहुत बड़ा मैसिव लॉस 1-2 स्टॉक्स में हुए होंगे. और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसमें वन ऑफ द रीजंस था कि मैंने थोड़ा सा उसमें लिवरेज भी किया था. तो एक बहुत बड़ा लेसन है कि लिवरेज कभी भी, जब तक कि साइकिल बहुत एक्सप्रेस वे में ना पहुँचे आपकी गाड़ी, तब तक आप लिवरेज स्टार्ट मत करो. यदि आप 20 रुपये का स्टॉक 200 रुपये तो हो गया, मगर आपने लिवरेज कर लिया और 4 साल आपने वो शेयर नहीं बढ़ा, तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट में आपको रिटर्न नहीं आएगी. तो लिवरेजिंग का भी एक पॉइंट होता है
कि स्टॉक हैज़ टू इंस्टेंटली मूव इन योर फेवर, बट आइडियली आई वुड से डोंट लिवरेज। तो सर मैंने तो आपसे ऑलमोस्ट सारे सवाल पूछ लिए और आई विश आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट देखने से या ये इंटरव्यू से मज़ा आया होगा। सर थैंक यू आने के लिए। इट्स माय प्लेजर। मैं बहुत ही ग्लैड और बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे हो हमारे ऑफिस में और आपने हमारे साथ इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। शायद सर आज जो आपने 2 घंटे में या 1.5 घंटे में जो भी चीज़ें बताई है ना वो मैं खुद सीख जाता, पर उसको सीखने के लिए मुझे 5 साल 10 साल लगता। बट मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ मेरे खुद को कि मैंने वो चीज़ को 1-2 घंटे में सीख लिया आपसे। तो मैंने आपसे भी बहुत से कुछ सीखा। नहीं इंटरव्यू के पहले जो हमने बातें की उन एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ लर्निंग हमेशा आदमी लेकर ही जाता वो है। तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसे बोल रहे हो। वैसे मेरे पास कुछ सीखने लायक है नहीं, मुझे भी आज भी ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी जस्ट शुरू किया है। नहीं, मैं भी आपका कई सारे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। हाँ, और हर चीज़, हर में सब में सीखने की कोई ना कोई चीज़ होती ही है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं। और ये एवर लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। और ये सर वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने सर को आज से सर हम लोग 1 साल पहले मिले होंगे जी, है ना। और फिर मुझे पता चला कि सर के 2 कोर्स अवेलेबल है डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म में, गुरुकुल में। हाँ। और मैंने सर को बिना बोले वो लिया भी है। मैंने वो दोनों कोर्स को 3-3 बार 2-2 बार देखा भी है। और मैं उससे जो सर ने आज चीज़ें बताई ना उसमें बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी है। जैसे इंटरनली मुझे ऐसा लगता है ना सर के टेक्निक से ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे मेरे यहाँ पे बुक है, आपको यहाँ पे ये 25-30 बुक में से 2-3 ही बुक स्टॉक मार्केट की दिखेगी, उसके अलावा बाकी सारी बुक्स जो है वो बेस्ट बुक मेरे को इसमें लगती है वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स। उसको मैंने सर एक बार पढ़ा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी इंग्लिश भी थोड़ी ख़राब है। फिर मैंने उसको वापस से धीरे धीरे पढ़ा, तब मेरे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपरली सीखना है, जो सर के वो 2 कोर्स है ना वो मेरे ख्याल से 20 घंटे से है, 21 घंटा 20 घंटा। स्पॉटिंग मल्टीबैगर स्टॉक 6-7 घंटे का है। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट जो माइंडसेट साइकोलॉजी का है हाँ, वो हाँ, 9 घंटे का 9 है। घंटे का, बट चैप्टर उसमें 21-22 है। तो आप वो ज़रूर लेना। उसके लिए आप डिफाइन एज का जो गुरुकुल प्लेटफॉर्म है उसमें मिल जाएगा। अब ये मैं सर का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट एज अ जेस्चर सर ने आज हम लोगों को इतना कुछ फ्री में बताया। सर ने आज हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई जो चीज़ों को किसी लोगों को समझने के लिए ही सालों लग जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 35 साल का एक्सपीरियंस 2 घंटे में हमने यहाँ पे देखा है। तो वो चीज़ के लिए मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ। और अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आप वो सर का कोर्स ज़रूर लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है वो कोर्स के रिलेटेड। थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए आज। और मेरा बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ आज। थैंक्स। थैंक यू।